So let's get started. It's 3 o'clock. So काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें कि मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल है और मेरी स्क्रीन भी आपको विजिबल है। Yes, sir. Yes, yes. चले सही है। चले जो आज का हमारा सेशन है इज़ ऑन हैंडलिंग डेटा एंड एपीआईज विद जावास्क्रिप्ट एंड सीआईसीडी। सो जैसा कि आपको पता हो कि हम लोग इसके अंदर एक सीरीज कर रहे थे गिटहब एंड ओपन सोर्स के ऊपर। सो टुडे इज़ आवर लास्ट सेशन ऑन दिस। सो इसके अंदर आप सबको लाइक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसको साथ साथ नोट करते जाएं। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर सेशन। सो साद हसन, आर यू देयर? यस। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही। नाइस। तो वॉल्यूम बहुत कम है, आवाज नहीं आ रही सही तरह। किसकी, मेरी की या साद हसन की? साद असलम की। साद असलम की? नहीं, क्लियर है, आवाज क्लियर है। साथ में आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलो सही है। हाँ साद, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। लेकिन आ नहीं थी, बहुत वॉल्यूम कम है। वो अपना थोड़ा उसका माइक का वॉल्यूम ऊपर करने आप। हो रही है स्क्रीन शेयर? जी जी जी। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो लोग ने अनम्यूट किया हुआ ना वो म्यूट कर लें ज़रा, देखिए। अच्छा, तो आज का हमारा सेशन था डेटा हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर और साथ एपीआईज इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सही है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि आप किसी भी जगह काम करो, किसी भी कंपनी में, अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हो या एज अ बैक एंड डेवलपर काम कर रहे हो, वो फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर है, या वो आप रूबी के अंदर काम करते हो या पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में आप अगर वेब के अंदर काम कर रहे हो, तो डेटा और एपीआई यही दो चीज़ें हैं जो आपने पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी है। और इन्हीं से आपने डेटा, कभी अगर आप बैक एंड डेवलपर हो, आपने क्या करना है, आपने एपीआई से डेटा लेना है। सही है। और आपने फ्रंट एंड वाले को देना है। सही है। और अगर आप बैक एंड डेवलपर एज ए कंपनी, अगर आपकी कंपनी खुद प्रोडक्ट बेस्ड है, खुद सर्विसेज दे रही है, तो अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो आपको उनका पूरे का पूरा एपीआई बैक एंड बनाना पड़ता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें अगर आपने पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करना है, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल स्ट्राइप का करना है या पेपॉल का करना है, तो आपको उनकी एपीआई को कॉल करना पड़ता है। तो अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो कंपनी आपसे ये बोलेगी कि आप एंड्रॉयड के लिए एक एपीआई बनाओ जहाँ से हम पेमेंट सिस्टम सारा इंटीग्रेट कर सकें। सही है। ये तो हो गया एपीएस का काम। और ये आपको पता है एपीएस दो किस्म की होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होती है रेस्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, रेस्ट एपीआई जिन्हें कहते हैं। इसमें रेस्टफुल भी आती है और रेस्टलेस भी आती है। और दूसरी जो आजकल मोस्ट पॉपुलर है, जो कि रिएक्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, गेट्सबी में इस्तेमाल हो रही हैं, बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है ग्राफ क्यूएल। सही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। और आजकल जो ट्रेंड है वो ग्राफ क्यूएल का है, तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर आप रेस्ट पहले से आती है तो ग्राफ क्यूएल को सीखो। अगर आपको रेस्ट पहले से नहीं आती तो फिर पहले रेस्ट को सीखो और फिर ग्राफ क्यूएल पे जाओ। सही है। तो सबसे पहले डेटा की बात करते हैं। डेटा आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मैं आज आपको दो तरह के डेटा का बताऊंगा। एक होता है सीएसवी डेटा, जो कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो या आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, कहीं भी काम करते हो, या डाटा एनालिस्ट हो, और आपको कहीं भी कंपनी में डेटा विजुअलाइजेशन का काम दिया जाता है कि आपने डेटा को विजुअलाइज करके दिखाना है किसी ग्राफ की फॉर्म में, बार चार्ट की फॉर्म में या पाई चार्ट की फॉर्म में। तो जो डेटा भी आपको दिया था वो एक सीएसवी फॉर्मेट के अंदर होता है मोस्टली। सही है। तो सीएसवी को कैसे डील करते हैं, पार्स कैसे करते हैं और शो कैसे कराते हैं, तो पहला तो ये डेटा का पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड डेटा जो कि पूरी दुनिया आजकल इस्तेमाल करती है, जिसे हम कहते हैं जेसॉन डेटा। सही है। जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसॉन की फॉर्म क्या होती है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही है। तो ये दूसरा डेटा डेटा की फॉर्म है जो कि डेटा ट्रांसफर में पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, रिस्पॉन्स के लिए भी और रिक्वेस्ट के लिए भी। सही है। जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये दो तरह का डेटा हमने डील करना है, सीएसवी के साथ और
जेसन के साथ। तो ये तो हो गया डेटा का। अब डेटा को भेजने और लेने के लिए आपको कोई ना मीडियम इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब कोई ना कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ता है। वेब बेसिकली खुद एक प्रोटोकॉल है। तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो HTTP को, सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें आपके पास 4 किस्म की मेन रिक्वेस्ट होती हैं। एक होती है गेट रिक्वेस्ट, सही है, एक होती है आपके पास पोस्ट रिक्वेस्ट, एक आपके पास होती है पुट रिक्वेस्ट, और एक होती है आपके पास अपडेट की यानी कि डिलीट की रिक्वेस्ट होती है, सही है। तो ये बेसिकली HTTP ये प्रोटोकॉल होता है, सही है, जिसको आप फॉलो करके डेटा को ट्रांसफ़र करते हो या डेटा को भेजते हो या मंगवाते हो कहीं से भी, सही है। और ये इसकी रिक्वेस्ट की टाइप्स होती हैं सारी की सारी, जो मैंने आपको नीचे लिख के बताई हैं। ये सारी रिक्वेस्ट होती हैं, यानी कि गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो सही हो गया। तो ये आपको समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह डेटा भेजना चाहते हो ना, तो वो हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाएगा, और अगर आप कहीं से डेटा ले रहे हैं तो गेट रिक्वेस्ट की फॉर्म में आता है। मैं आपको ज़रा लिंक्डइन खोल कर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर linkedin.com खोलूँ तो मैं अब लिंक्डइन से डेटा को मंगवा रहा हूँ, सही है ना। मैं डेटा भेज नहीं रहा, मैं लिंक्डइन से डेटा को कॉल कर रहा हूँ। तो ये जब ये लिंक्डइन खुलेगा ना, तो ये बेसिकली एक गेट रिक्वेस्ट होगी। मैं आपको ये लाइव दिखा सकता हूँ। अगर आप नेटवर्क के अंदर जाओ तो जब ये पेज पूरा लोड होगा तो यहाँ पे आप देखना आपको बहुत सारी गेट रिक्वेस्ट मिलेंगी और स्टेटस सिंबल मिलेगा 200 का। इसका मतलब ये कि जो आपका आउटपुट है ना वो एक सक्सेस है। तो इसके अंदर ना कोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गेट रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो ना, तो हर रिक्वेस्ट का एक कोड आता है, इसे हम कहते हैं स्टेटस कोड। याद रखना, इससे पता लगता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरह रही है। तो स्टेटस कोड में ना सबसे पहले होता है 200 की लाइन में कुछ भी होगा तो वो आपका होगा कि ये सक्सेस है, सही है। 400 में से कुछ भी होगा तो मतलब ये कि एरर है, मतलब कोई ना कोई रिक्वेस्ट में एरर है। और 500 में से कुछ होगा तो उसका मतलब होता है कि इंटरनल सर्वर का एरर है, सही है ना। ये याद रखना, जब भी आप डेटा को गेट करोगे या पोस्ट करोगे 3 किस्म के एरर आ सकते हैं, 2 किस्म के। एक होता है कोड में एरर, इसको 400 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पेज नॉट फाउंड वो। और दूसरा होता है इंटरनल सर्वर एरर, और ये आपको क्या बोलता है कि आपका जो सर्वर है वो कोई रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इसलिए आपका ये वाला एरर है। इसके ज़िम्मेदार आप नहीं होते, इसके ज़िम्मेदार कंपनी होती है जिसकी वो प्रोडक्ट है, सही हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ला के लिंक्डइन में दिखाऊं जो मेरे पास रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको 200 नज़र आ रही है रिक्वेस्ट, स्टेटस रिक्वेस्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक गेट रिक्वेस्ट है, सही है। तो ये जितनी भी 200 है इसका मतलब ये कि सारी सक्सेस आई है, और जो पेंडिंग है वो अभी तक लोड नहीं हुआ, सही है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप डेटा या API से काम करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेटस कोड का क्या मतलब है और वो क्या कर रहा है, सही हो गया। तो ये मैं आपको आगे आगे बता दूँ। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली एक इमेज गेट की गई है लिंक्डइन के डेटाबेस से, जिसको मैंने गेट रिक्वेस्ट भेज के कॉल किया। तो जब भी डेटा आपके पास आएगा वो हमेशा गेट रिक्वेस्ट की फॉर्म में आएगा। और देखो स्टेटस कोड 200 है, इसका मतलब ये कि ओके है, कोई मसला नहीं। और कंटेंट टाइप क्या है, इमेज DF। ये आप देखना अभी आप आज ये खुद करोगे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करके, सही होगा। तो ये आपको बस बताना था मैंने कि किस तरह काम करता है। अब सबसे पहले हमारा डेटा आता है CSV का। तो डेटा मैं ले रहा हूँ नासा की वेबसाइट से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, जिसके पास डेटा है। इसका नाम है, एक मिनट को, कंबाइंड लैंड सरफेस एयर एंड सी सरफेस वाटर टेम्परेचर अनोमलीज लैंड ओशन टेम्परेचर इंडेक्स लोटी के नाम से कोई डेटा है। जोन N1 मीन्स 1880 से लेके आज तक का जितना डेटा है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का वो है। तो ये CSV फाइल है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप चाहो। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, और जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है ना जिसमें हमने काम करना है, तो यहाँ पे JS का फोल्डर, और यहाँ पे मैं एक नया बनाता हूँ डेटा एंड APIs इन जावास्क्रिप्ट, सही है। तो ये फोल्डर हम बनाते हैं एंड API इन JS, सही है। तो ये फोल्डर बना के इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका हम नाम रखेंगे टेबुलर डेटा, क्योंकि बेसिकली ये CSV डेटा, इसका नाम रखेंगे हम टेबुलर डेटा, सही है। तो ये मैं इसके अंदर इसको सेव कर लूँगा, सही है। तो मैं अब जाके इस फोल्डर को मैं खोलता हूँ VS कोड के अंदर, सही है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये विंडो पहले से खुली हुई थी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये टेबुलर डेटा हमारे पास आ गया, ये आपकी फ़ाइल का नाम है, सही है। तो मैं इसको खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, ये देखो ये आपके पास टोटल फाइल आ गई सारी की सारी, सही है। तो ये बेसिकली 1880 से लेके 1880 से लेके ग्लोबल टेम्परेचर है, जो कि 2000 और कब तक है 2019 तक का ग्लोबल टेम्परेचर है। तो ये बेसिकली एक CSV फाइल है। अब ये डेटा आपके पास आ गया है। अब जावास्क्रिप्ट में इसके साथ कैसे पार्स करना है, कैसे इसको शो करना है, वो हमने आज करना है। तो हम उसके लिए एक फाइल बनाते हैं index.html, सही है। तो ये आपका होगा पहला प्रोजेक्ट। इसमें आप क्या करोगे, एक नासा की वेबसाइट से डेटा लेके उसको पार्स करोगे। तो index.html, और यहाँ मैं HTML5 का एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ।
हमें भी स्टाइल नहीं चाहिए, तो फिलहाल स्टाइल शीट को ख़त्म करो। अच्छा, तो यहाँ पे आपका काम स्टार्ट होगा एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो बॉडी के अंदर हम एक टैग बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट टैग जो होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने बताया हमने सारा काम जावास्क्रिप्ट में करना है, तो ये एक स्क्रिप्ट टैग हमने बना लिया। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो मैं क्या, मेरा जो वर्कफ्लो है ना काम करने का, ये है कि मैं हमेशा कभी भी पूरे डेटा सेट का काम नहीं करता, मतलब कंप्लीट के साथ कभी भी नहीं काम करता। मैं क्या करूँगा, इसकी ये 4-6 रोज़ पहले कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँगा test.csv, ताकि हम पहले थोड़े से डेटा के साथ काम कर सकें और बाद में उसको पूरा इनपुट दे देंगे। सही है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। सही है, तो इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक टेस्ट फाइल बन गई test.csv के नाम से। पहले हम इसके ऊपर सारी पार्सिंग अप्लाई करेंगे, अगर सक्सेसफुल रहे तो फिर हम इसका पाथ दे देंगे जो कि हमारी मेन डेटा सेट की फाइल है। सही है, तो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम हमने इस डेटा को लेना है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो ये आप फंक्शन में काम कर सकते हो, मेरी अप्रोच ये है कि मैं हमेशा फंक्शंस के अंदर काम करता हूँ। सही है, तो यहाँ पे आप एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन उसका नाम रख सकते हो गेट डेटा। सही है, गेट डेटा, तो यहाँ से हमें क्या, ये फंक्शन हमें डेटा ला के देगा। सही है, तो ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि ये 6 से पहले जिस तरह लिखा जाता था। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्स लेते हैं डेटा सेट का। तो यहाँ पे कॉन्स्ट का वेरिएबल मतलब कांस्टेंट इज इक्वल रिस्पॉन्स। सही है, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच का कीवर्ड इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी आपने डेटा को लेना है या पोस्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमेशा फेच का कीवर्ड इस्तेमाल होगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो फेच और आपकी फाइल का नाम, तुम्हारी फाइल का नाम क्या है, test.csv। सही है, अब हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप जब भी कोई फंक्शन बनाओ जावास्क्रिप्ट में और वो डेटा को ले रहा हो, यानी कि बेसिकली वो एक डेटा को गेट कर रहा है और उसके बाद उस पर पासिंग अप्लाई कर रहा है, तो इस तरह के फंक्शन हमेशा जावास्क्रिप्ट में ना एसिंक फंक्शन बनाए जाते हैं। एसिंक का मतलब क्या होता है कि जब तक डेटा आएगा नहीं, ये उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेगा। और जब आप एसिंक फंक्शन बनाते हो ना, तो आप हमेशा जो आपका डेटा जिसमें ले रहे होते हो, जब पार्स कर रहे होते हो ना, उसके पहले अवेट लगाते हो। अवेट मतलब ये है कि जब तक डेटा आ नहीं जाता ये फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा। तो जब तक आपके पास डेटा का सोर्स नहीं है, मतलब सोर्स जब तक आपको मिल नहीं जाता, ये चीज़ आगे काम नहीं करेगी। तो ये बेसिकली ES6 का फीचर है, अवेट और एसिंक। सही है, तो अब हमारे पास जब डेटा आ जाएगा तो एक और कॉन्स्ट लेंगे, तो डेटा को स्टोर करेंगे डेटा के वेरिएबल के अंदर। इसमें भी अवेट लगाए होंगे, यहाँ पे मैं अभी तक पता नहीं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। तो रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट का नाम का वेरिएबल होता है। टेक्स्ट नाम का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि आप इस्तेमाल करते हो किसी भी रिस्पॉन्स को टेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सही है, तो यहाँ से हम इसे console डॉट लॉग कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारे पास डेटा आता है कि नहीं आता। तो console डॉट लॉग के लिए मेरे पास एक छोटी सी कमांड है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हम लिखते हैं डेटा। तो अब मैं इसको चलाऊंगा लाइव सर्वर के अंदर। तो यहाँ से मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा, तो ये बेसिकली एक लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। अभी आपको नज़र तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिर्फ console डॉट लॉग किया। यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक करके console में जाएंगे, तो यहाँ पे उसने देखो लिखा है फेल टू लोड रिसोर्स सर्वर रिस्पॉन्डेड। एक मिनट रुको, आई थिंक यहाँ पे इसको लोड होना चाहिए था। एक मिनट, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके गेट डेटा को कॉल भी करना है। मैं गेट डेटा को कॉल करना भूल गया था कि गेट डेटा फंक्शन को कॉल भी करना है। तो ये देखो, ये मेरे पास जो डेटा था वहाँ पे, अब वो यहाँ पे आ गया। सही है, तो अब मुझे इस तरह से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि हम इसका ना एक चार्ट बनाएं, मतलब 1880 से लेके 2000 तक का पूरा एक चार्ट बने जो कि हमें सारा कुछ दिखाए कि ग्लोबल टेम्परेचर किस तरह बढ़ा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का। तो सबसे पहला काम जो करना है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट, रॉ टेक्स्ट की फॉर्म में है। तो जब भी मैंने कोई चीज़ बनानी है मुझे डेटा अरे की फॉर्म में चाहिए ताकि मैं उसको पार्सिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। सही है, अरे की फॉर्म में। और अगर आप वापस आके इस डेटा को खोलो तो यहाँ पे आप देखो कि जो दो लाइनों को आपस में तोड़ने वाली चीज़ है, मतलब एक डेटा पॉइंट यानी कि एक रो को दूसरी रो से जो चीज़ तोड़ रही है वो एक लाइन ब्रेक है, यानी कि /n है, \n है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लाइन से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ बनाएंगे रोज। तो रोज बनाएंगे, रोज कैसे बनेगी, मैंने को बताया रोज किस तरह बन रही है। जब आप डेटा को डॉट स्प्लिट करोगे, तो डॉट स्प्लिट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हो। आप सिर्फ लिखो स्प्लिट mdn डॉक्यूमेंटेशन mdn जावास्क्रिप्ट, और आपको स्प्लिट के फंक्शन की ये देखो स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर, बेसिकली जो हमारे पास अभी टेक्स्ट आया है ना, ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट नाम का फंक्शन जावास्क्रिप्ट में अप्लाई किया जा सकता है उसको तोड़ने के लिए। तो हम इसको बेसिकली तोड़ किस तरह रहे हैं, एंड बैक स्कोर n की फॉर्म में। तो अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी हुई है तो उसका मतलब ये होता है।
तो ये क्या करेगा, ये आपके लाइन ब्रेक के हिसाब से ना उसको तोड़ देगा। इसका आसान तरीका ये भी है कि आप इसको छोड़ के ये लिख सकते हो, तो ये भी बेसिकली वही काम करेगा जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन ने करना था। सही है, तो ये देखो मैंने इसको यहाँ से तोड़ लिया। अब मैं इसको console डॉट लॉग करवाऊंगा रो को। सही है, जो रोज है मेरी, और मैं देखूंगा कि डेटा वाकई ही टूटा भी है कि वो अभी तक वैसे का वैसे ही। इधर से मैं इसको करूंगा, वापस जाते हैं इधर और यहाँ पे आओ और आप देखो अब डेटा मेरे पास ना एक अरे की फॉर्म में आ चुका नजर आ रहा है आपको। ये अरे बन गया, इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 और आपको पता है 6 एलिमेंट्स है ना, ये देखो 6 हैं, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4 5, तो ये बेसिकली मेरे पास अब वो एक अरे की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब जब हम ग्राफ बनाते हैं ना तो हमें ये ईयर ग्लोब ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये तो जो हमें एज अ ह्यूमन चाहिए होती है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है, मतलब पहली रो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली चाहिए और ये वाला चाहिए, मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर है और जो ईयर है, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और फंक्शन होता है, अगर आप MDN डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और यहाँ पे आप लिखो स्लाइस नाम का फंक्शन, तो स्लाइस जावास्क्रिप्ट ये स्ट्रिंग डॉट नहीं अरे डॉट प्रोटोटाइप, स्ट्रिंग से नहीं करना, अब हमारे पास एक अरे आ चुकी है, तो अरे प्रोटोटाइप डॉट स्लाइस, मैंने अरे बफर खोल लिया, एक ठहरो। तो ये मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें कोई हिफज नहीं रहती, इंसान को देखना पड़ता है। तो स्लाइस करने के लिए आपको देखो उन्होंने बताया कि स्लाइस का मेथड क्या करता है, स्टार्ट लेता है और एंड लेता है और पूरी की पूरी अरे को स्लाइस कर देता है। सही है, तो हमें अगर आप यहाँ पे आकर देखो तो हमें क्या चाहिए, हमें ईयर चाहिए और ये ग्लोब चाहिए, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर। हमें ये पहली रो नहीं चाहिए, मतलब ये पूरी की पूरी रो हमने ना खत्म करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे डॉट स्लाइस लगाएंगे, डॉट स्लाइस, और हमें रो वन से स्टार्ट करना है क्योंकि रो 0 नहीं चाहिए, ये 0th इंडेक्स है ना, तो 0 से काट दो और 1 से स्टार्ट करो। मतलब अगर आप वापस आके यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो उसने ऑटोमेटिकली 5 रोज हो गई हैं। अब मेरे पास डेटा है ना, वो स्टार्ट हो रहा है 1880 से, 1880 1881 1882। अब मेरे पास जो पहली रो थी ना जो मुझे नहीं चाहिए थी वो खत्म हो गई है। तो आप अपने आप को अनम्यूट ना किया करो। अच्छा, इससे ना आवाज बहुत ज्यादा आती है और फिर मुझसे बोला नहीं जाता। अच्छा, अब आपके पास स्प्लिट हो गया ना डेटा, आपने क्या किया, डेटा को अब 0 1 2 4 की फॉर्म में स्प्लिट कर लिया। अब आपको पता चल गया कब डेटा स्प्लिट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम दे दूंगा, इसको रीनेम करके हम यहाँ पे रख देते हैं data.csv, और अब मैं ये पूरी की पूरी फाइल दे दूंगा data.csv, क्योंकि हमने टेस्ट करके डेटा को स्प्लिट कर लिया अच्छे तरीके से। तब हमें फुल फॉर्म ये पूरी की पूरी फाइल आ गई जो हमारे पास ओरिजिनल नासा की वेबसाइट से ली थी। सही हो गया, तो ये तो हमारा डेटा पार्स हो गया। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने इसमें से रो ईयर निकालना है और टेम्परेचर निकालना है, ईयर और टेम्परेचर। तो वो कैसे निकालेंगे, लूप लगाएंगे पूरी की पूरी अरे पे और उसका जो 0th इंडेक्स निकाल लेंगे एज अ ईयर और 1 इंडेक्स निकाल लेंगे एज अ टेम्परेचर। तो क्या करेंगे, आपने फॉर ईच लूप पढ़ा, अगर आप जावास्क्रिप्ट ES6 को फॉलो करते हो तो फॉर ईच नाम का एक लूप आया जो लेटेस्ट है। तो ये फॉर ईच लूप क्या करता है, ये पूरी की पूरी अरे पे अप्लाई होता है। आप देखो रोज मेरे पास एक अरे है, तो मैं इसके ऊपर फॉर ईच लूप अप्लाई करूंगा और ये हर एलिमेंट को स्प्लिट करके एक एलिमेंट बना देगा, मतलब हर एक चीज़ अब एक एलिमेंट है। और यहाँ मैं इस्तेमाल करूंगा एरो फंक्शन, ये भी ES6 का सिंटैक्स है। तो एरो फंक्शन क्या करेगा, मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स ना अब एलिमेंट की वेरिएबल के अंदर एक्सेसिबल है। तो मैंने ये करना है, मैंने यहाँ से कॉन्स्ट और मैंने लेना है ईयर। तो ईयर के लिए मेरे पास क्या आएगा बताओ, जो मेरे पास, बल्कि सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो कॉन्स्ट कॉलम, बेसिकली अब ये कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, कॉलम बन जाएंगे 2। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे एलिमेंट डॉट स्प्लिट, और आपको पता है CSV के अंदर सारी वैल्यूज क्या होती हैं, कॉमा सेपरेटेड होती हैं, तो यहाँ से हम इसको कॉमा से स्प्लिट कर देंगे। तो मेरे पास अब जो डेटा है वो स्प्लिट हो गया। अब ये इस काबिल है कि मैं इसको ईयर और टेम्परेचर में स्टोर कर सकूँ। सही है, तो कॉन्स्ट यानी कि और ईयर लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम, जो हमारा कॉलम था इसका जो 0th इंडेक्स है, अब आपको समझ आ रही होगी क्या हो रहा है कि 0th इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, जितने भी ईयर्स के नाम है 1880 से लेकर 2019 तक, और 1 इंडेक्स पे हमारे पास है ग्लोबल टेम्परेचर जो पूरी दुनिया का टेम्परेचर है। सही है, तो वो क्या होगा, कॉन्स्ट टेम्प यानी कि टेम्परेचर, और वो कॉलम का सेकंड वैल्यू होगी जो कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर है। तो अगर अब मैं इसको console.log करूँ, console.log, और मैं यहाँ पे लिखूँ ईयर और मैं साथ लिखूँ टेम्प, और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, तो अब आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मेरे पास ये देखो ये आ गया। अब मेरे पास देखो ईयर है और आगे उसका टेम्परेचर है, ईयर और टेम्परेचर है, ईयर और टेम्परेचर। तो ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 1880 से लेके 2019 तक का। तो ये देखो लास्ट में अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये भी अब देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है। तो अनडिफाइंड तब आता था जब आपके पास कोई इस तरह का वैल्यू हो जो कि रीडेबल ना हो। तो अगर मैं जाऊँ data.csv के अंदर तो इसके लास्ट में जाके देखते हैं, कोई ना कोई मसला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन ब्रेक एक्स्ट्रा लगी हुई है, देखो लाइन नंबर 142 पे कुछ भी नहीं है और उसने खाली जगह छोड़ी हुई। इसको मैं यहाँ से वापस जाके सेव करूँगा और अब देखना वहाँ पे अनडिफाइंड खत्म हो गया है, देखो अब अनडिफाइंड नहीं रहा। सही हो गया।
तो ये हमारा बेसिकली डेटा पास हो गया। अब ये डेटा इस काबिल है कि हम इससे चार्ट बना सकते हैं। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चार्ट JS, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका दिल करे। तो चार्ट JS एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की HTML5 चार्ट्स बनाने के लिए। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो ताकि मैं पता लगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि आपको अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, कैनवस नाम का एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा HTML के अंदर। लेकिन इसके लिए हमें पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चार्ट JS की CDN पे जाते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और यहाँ से आप देख सकते हो कि 67 मिलियन हिट्स ये पर मंथ हैं इसके ऊपर। और यहाँ से ना इसकी डाउनलोडेबल फाइल ढूंढने दो मुझे जिसको हम इंपोर्ट कर सकें। तो npm नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका CDN, चार्ट JS CDN। गेट स्टार्टेड चार्ट JS डॉक्यूमेंटेशन, ठहरो जरा, ये रहा, ये हमें स्क्रिप्ट टैग चाहिए। ये कॉपी किया, इधर ला के हमने हेड के बाद मतलब जो हमारा हेड टैग है उसके बाद पेस्ट कर देना। अब हम इस चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये ऐसा 2.8 वर्जन तो पुराना नहीं, 2.9 होना चाहिए था। स्क्रिप्ट टैग, 1 मिनट रुको, चलो ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी। तो ये हमें कैनवस चाहिए माई चार्ट नाम का, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे बॉडी के अंदर, ये आ गया इधर। और यहाँ पे आके ये हमें चाहिए बेसिकली एक जनरल ग्राफ बनाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करूँगा, कॉपी करके डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग में पेस्ट कर दूंगा, बिकॉज हमें भी कुछ नहीं पता, हम अभी सब कुछ वहाँ पे देखेंगे तो पता लगेगा। वापस जाते हैं अपने पेज पे, वी हैव अ ग्राफ, मज़ेदार किस्म का ग्राफ बन गया आपके सामने। आप ये देख सकते हो कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ग्राफ बना लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इस ग्राफ को अपने ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने दिया हुआ है। अगर आप देखो तो डेटा है, डेटा सेट्स हैं, लेबल है उसका। तो हमारा जो लेबल है ना वो माई फर्स्ट डेटा सेट नहीं है, उसका नाम है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर सही है। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हमारा है कलर। और डेटा हमने भी देना है, डेटा हमारे पास अभी नहीं है। तो ऑप्शंस आप दे सकते हो अगर आप चाहो, तो ऑप्शंस भी आपकी मर्ज़ी के होते हैं, लेकिन हमें भी फ़िलहाल ऑप्शंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दो बिकॉज वी डोंट नीड ऑप्शंस। अब आके देखते तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, नाइस। अच्छा, तो अब डेटा में लेबल्स के अंदर लेबल्स भी हमने खुद देने हैं, तो हमें ये वाले लेबल्स नहीं चाहिए। लेबल बेसिकली एक अरे है, आप यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे बनती है एक स्क्वायर ब्रैकेट का। तो ये बेसिकली एक अरे है जो कि मंथ्स के नाम है। हमारे पास जो लेबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, पहले तो उसको ज़रा इसको मैं वार्स की जगह कॉन्स्ट करूँ ना, क्योंकि वार जो है ना ये डेप्रिकेटेड है, ये कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत काम ख़राब है। अच्छा, मैंने आपको बताया मैं काम करता हूँ फंक्शंस के अंदर, तो मैं इसको भी एक फंक्शन के अंदर डालने लगा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए सिंक फंक्शन बनाऊँगा, एक ए सिंक, एक मिनट, सबसे पहले मुझे देखने दो कि डेटा हम बाहर से लेंगे कि पहले लेंगे। बेसिकली होगा क्या कि हम ना ऊपर 2 वेरिएबल लेते हैं, सबसे ऊपर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू एक अरे और कॉन्स्ट वाई इज इक्वल टू एक अरे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आ रहा है ना यहाँ से ईयर और टेम्परेचर, इसको हम ना अरे में डाल देते हैं। क्या ख्याल है कि नहीं, मस्त ख्याल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स डॉट पुश, तो पुश से आप अरे में चीज़ डाल सकते हो। तो इससे हम जो ईयर है ना हमारा, वो हम ईयर की अरे में डाल देंगे। और इसी तरह जो हमारा टेम्परेचर है वो हम डाल देंगे वाई डॉट पुश, और ये हम डाल देंगे अपने टेम्परेचर को वाई में। तो एक्स और वाई हमने ऊपर डिफाइन किया, उनको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। लेकिन टेम्परेचर आपके पास हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, तो उसके लिए आपको इसको पहले पार्स करना पड़ेगा। पार्स जावास्क्रिप्ट के अंदर आई थिंक पार्स फ्लोट नाम का फंक्शन था शायद, पार्स, हाँ पार्स फ्लोट। और यहाँ पे आप टेम्परेचर पास करोगे तो ये बेसिकली बन जाएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब नासा की वेबसाइट पर उन्होंने ये बात बताई भी, शायद आपने नहीं पढ़ी लेकिन मैंने पढ़ी है, कि ये बेसिकली ग्लोबल मीन एवरेज टेम्परेचर, अगर आप यहाँ पे देखो ना तो ये जोनल एनुअल मीन्स हैं। तो आप, अब मुझे पता है आपको शायद ना पता हो, लेकिन जो ग्लोबल जोनल एनुअल मीन्स टेम्परेचर है वो 14 है, सही है। तो ये बेसिकली 14 के हिसाब से उसकी मीन वैल्यू निकाली हुई है। तो हम यहाँ पे 14 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज आएंगी टेम्परेचर की, क्योंकि ये बेसिकली एक मीन वैल्यू है, सही है ना। आपको पता है ना मीन क्या होता है, 14 से
यानी कि ओरिजिनल टेम्परेचर से 14 कम किया गया है, सही है, क्योंकि जो दुनिया का ग्लोबल टेम्परेचर है वो 14 है। अब यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे मेरा जो x है, लेबल्स को यहाँ से ख़त्म करके यहाँ मैं x दूँ, सही है, और जो हमारे पास डेटा है इसकी जगह मैं यहाँ पे y दूँ। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं आया। इसकी वजह ये है कि जो ये चीज़ है वो बाद में कॉल हो रही है, फंक्शन बाद में आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें इसको इस चीज़ को करना पड़ेगा, async फंक्शन, ASYNC, async फंक्शन। हाँ, async फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ चार्ट, सही है। तो ये चार्ट को ड्रॉ करेगा, तो ड्रॉ चार्ट, और ये ब्रैकेट खोलो, ये बेसिकली एक चार्ट को ड्रॉ करेगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट ड्रॉ होगा, तो चार्ट को ड्रॉ करने से पहले हम उस पिछले वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, अवेट गेट डेटा फंक्शन को, सही है। तो यहाँ पे कॉल होगा गेट डेटा, यहाँ पे डेटा हमारे पास आएगा और वो डेटा इस्तेमाल करेगा ऊपर वाले दो वेरिएबल्स को। तो यहाँ से अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको यहाँ से ख़त्म करें और अब ऊपर जाके सबसे ऊपर हम ये वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ड्रॉ चार्ट वाला। आई होप कि ये काम करेगा। अब अगर मैं वापस जाऊँ, ये देखो है कि नहीं मज़ेदार है। हमारे पास ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर आ गया 1880 से लेके 2018 तक। गर्मी बहुत बढ़ रही है ड्यू टू CVC, और लेकिन अभी भी मज़ेदार नहीं बना, इसको और मज़ेदार बनाते हैं। इसके अंदर ना ये मुझे ना ये चीज़ पसंद नहीं है, फिल क्यों हो रहा है। तो ठहरो ज़रा मुझे देखने दो कि इसके अंदर लेआउट लाइन चार्ट, तो ये लाइन चार्ट है, टाइप लाइन डेटा, और फिल नहीं होना चाहिए। देखो ये फिल की प्रॉपर्टी है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो फिल कहाँ से ख़त्म होगा, ये कहाँ पे ले गए मुझे, लाइन स्टाइलिंग फिल चार्ट एरिया। अच्छा, डेटा के अंदर फिल नाम की, डेटा के डेटा सेट्स के अंदर फिल नाम की एक प्रॉपर्टी, तो डेटा के अंदर जो डेटा सेट्स है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है फिल नाम की। तो फिल को अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करके देखूँ, लेट्स सी, तो क्या वो वहाँ से ख़त्म होगा। ये देखो है कि नहीं मज़ेदार बात। ये आपका डेटा हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हमने नासा की वेबसाइट से ग्लोबल एनुअल मीन्स का टेम्परेचर लिया 1880 से लेके 2019 तक का, और हमने उसको ग्राफ बना के ये दिखाया कि दुनिया कितनी तेज़ी से गर्म हो रही है। तो अब देखो 1880 के अंदर जो टेम्परेचर था वो 13.8 डिग्रीज था। आज जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 15 से भी बढ़ चुका है। तो कितनी ख़तरनाक बात है ये सब के लिए, सही है। इसके लिए आपको फ्रिजें कम इस्तेमाल करनी चाहिए, AC भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहला काम कंप्लीट, सही है। तो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि अब ये आपने सीख लिया। मैंने आपको बोला था कि हम आज सीखेंगे, सबसे पहले हमने सीखना था CSV, तो ये हमारा हो गया डन। तो इसको हम लिखते हैं डन। अब हमारा नेक्स्ट काम हमने सीख रहा है जेसन के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होती है और ये डेटा कहाँ से आता है, कैसे पार्स होता है, सही है। तो अब इसके लिए एक और मज़ेदार प्रोजेक्ट है, वो हम करने लगे हैं अब, क्योंकि मैं बेसिकली बड़ा इंटरेस्टेड हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, इसलिए इस तरह के आपको एग्जांपल्स मिलती हैं, वरना आप किसी भी के साथ कर सकते, ज़रूरी नहीं नासा की वेबसाइट का करो। तो अब ये सब कुछ हम बंद करते हैं, अब हमें ये नहीं चाहिए, तो ये सब बंद, और ये भी बंद, और ये भी बंद। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि वेयर इज़ द ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आपको पता होगा, वेयर इज़ ISS। तो ये एक API है वेयर इज़ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से। मुझे उसका नाम नहीं याद, मैंने काफ़ी अर्से पहले इस्तेमाल की थी। वेयर द ISS था शायद, ये वेयर द ISS एट, ये एक API है। अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे आप API पे जा सकते हो। तो ये आपको बेसिकली लोकेशन देता है एक जेसन फॉर्मेट के अंदर, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, किस वक्त जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पे है। तो अगर मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करूँ और इसको नए टैब में खोलूँ, तो ये आपको बताएगा, यहाँ पे आप देखो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस वक्त कहाँ पे है, उसका ये लैटिट्यूड है और ये उसका लॉन्गिट्यूड है। अब इस तरह ज़्यादा मज़ा नहीं आता ना, तो इस जेसन को हम कुछ इस तरह करेंगे कि इसको हम लेंगे तो ज़रूर, लेकिन हम इसको ना एक आई होप कि हम इसको एक ग्राफ कह रहा हूँ, एक मैप के ऊपर ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर इज़ ISS, सही है। तो ये एक फोल्डर हमने बनाया वेयर इज़ ISS के नाम से, रीनेम करके ISS बड़ा करने दो, सही है। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.html, सही है, index.html, सही है। तो यहाँ पे हम दोबारा HTML5
बनाएंगे डॉक्यूमेंट HTML5 का डॉक्यूमेंट, हमें CSS नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दो। सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर इज़ द ISS की हेडिंग H1 लिख के H1 वेयर इज़ ISS। सही है, तो ये आप ना अपने आप को ना अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो सॉरी। सही है, तो BR टैग यहाँ पे हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के अंदर हम दो चीज़ें लेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। सही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। और इसके बाद हम लगाएंगे एक्सपैंड टैग। एक्सपैंड टैग क्या करेगा, हमें बताएगा कि हमने क्या चीज़ देनी थी। यहाँ पे लिखेंगे ID इज इक्वल टू लेट, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है सॉरी, लॉन LON, और यहाँ से आप इसको कॉपी करो, इसे पेस्ट कर दो। लैटिट्यूड के लिए कर दो लेट, तो लेट और लॉन्ग, और ये बेसिकली एक पैराग्राफ टैग। लेकिन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप बीच में लगा सकते हो एक BR टैग, ताकि ये दोनों लाइन ब्रेक के सेपरेट हो सकें। BR। सही है, इसको भी खोल लेते हैं लाइव सर्वर के अंदर। तो ये आपके पास आ गया वेयर इज़ द ISS, उसका लॉन्गिट्यूड और उसका लैटिट्यूड। अब हम यहाँ इस API से ये सारा कुछ लेंगे और यहाँ पे शो कराएंगे। अच्छा, तो अब आ जाओ, इसको बंद कर दो, ये में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी उसके लिए, तो स्क्रिप्ट टैग खोलो, एक स्क्रिप्ट, और इसको जगह दे दो। अब यहाँ पे हम लेंगे API का URL। सही है, तो कॉन्स्टेंट लेंगे API URL के नाम से। सही है, API URL जो हमारी API का URL है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया क्या है, वो है ये। सही है, तो इसको यहाँ से हमने लिया, ये हमारे पास API का URL आ गया। फिर एक async फंक्शन बनाएंगे। सही है, async फंक्शन, इसका नाम होगा get ISS, क्योंकि हम ISS को गेट कर रहे हैं। सही है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्स लेंगे, बिल्कुल पिछली दफ़ा की तरह, कोई फ़र्क नहीं होगा। ये रिएक्ट खुल गई। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, आप वही करोगे अवेट, दोबारा से अवेट, फैच दोबारा करोगे फैच, लेकिन इस बार आप क्या फैच करोगे, API के URL को। सही है, तो ये वहाँ से डेटा को लेगा, और उसके बाद आप कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब आपके पास जेसन याद है ना आपको, पिछली बार हमने इसको डॉट टेक्स्ट किया था, हमारे पास जो डेटा था वो एक CSV फाइल में था। अब हमारे पास डेटा एक जेसन फॉर्मेट में है। आपने यहाँ पे देख लिया है कि जब आप API को कॉल करो, आपके पास जो डेटा वो एक जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपने इसको डॉट जेसन करना है ताकि आप इसको सही तरीके से पार्स कर सको। सही है, तो हम यहाँ पे एक डेटा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लैटिट्यूड। सही है, लैटिट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू डेटा। ये एक नया तरीका है डेटा में से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को निकालने का। अब अगर मैं चाहूँ, मैं इनको console.log करवा के आपको दिखा सकता हूँ। तो console.log मैं आपको तीनों चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो, फिर दिखाऊंगा console.log जो हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा है। तो लैटिट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड, तो इसको अब रन करते हैं, वापस जाके देखते हैं डेटा आता है कि नहीं आता है। यहाँ से आप ये क्या खोल रहा हूँ मैं, ये खोलना है, इसको इंस्पेक्ट करो और कंसोल में जाओ, और आपके पास कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मैंने फंक्शन को फिर से कॉल नहीं किया, मैं ये हमेशा भूल जाता हूँ। लेकिन अभी पहले मुझे देखने दो कि, चलो पहले कॉल करो या बाद में कॉल करो, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको पहले ही कॉल कर लेते हैं। तो गेट ISS, अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे आएगी। तो प्रॉमिस आपके पास पेंडिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल इज नॉट अ फंक्शन कोड। एक मिनट ठहरो ज़रा, व्हाट इज़ हैपनिंग, प्रॉमिस अनरिजॉल्व्ड, अवेट। मैंने ये देखो यहाँ पे अवेट नहीं लिखा, अवेट नहीं लिखा, तो console.log नहीं लिखा। ये देखो, ये आपके पास आ गया पूरे का पूरा वही वाला जो मैंने आपको यहाँ से कॉपी करके दिखाया था। यही चीज़ आप चाह रहे थे कि आपके पास आए, जो यहाँ पे आ रही थी वही चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई है, और हमें लैटिट्यूड भी मिल गया और हमें उसका लॉन्गिट्यूड भी मिल गया। अब नेक्स्ट काम है कि मैप। जावास्क्रिप्ट में मैप ड्रॉ होते हैं leaflet.js के साथ। सही है, leaflet.js जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर इंटरएक्टिव मैपिंग। अच्छा, तो इसका मैप बनाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें 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 डॉक्यूमेंट्स ट्यूटोरियल्स तो नहीं, डॉक्यूमेंट्स में जाके देखते हैं कि इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, इसको इंपोर्ट कैसे करना है। नहीं, इधर भी नहीं है ट्यूटोरियल्स, क्विक स्टार्ट गाइड। इस तरह का अगर आपको मैप चाहिए तो वो प्यारे कहते हैं कि इसको कॉपी करो, ये CSS फाइल है, इसको लेके जाओ हेड में, पेस्ट करो। सही हो गया, एक काम ये हो गया। नेक्स्ट काम करो, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको देखो ना, अपन लिख के बताया हुआ है
मेक श्योर टू पुट दिस आफ्टर लीफलेट डॉट CSS। तो इसको हमने CSS के बाद लगाना है। तो ये हमारे पास एक, अब यहाँ पे उनके मुताबिक हम एक मैप को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम div लें, मैप लें, तो हम यहाँ पे एक div ले लेते हैं, इसके नीचे div मैप ID, और उसने बोला है कि हमें इसकी हाइट भी देनी पड़ेगी वरना मैप नहीं नज़र आएगा। तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई करते हैं इसके अंदर हेड से ऊपर, मतलब यहाँ पे हम एक स्टाइल टैग लेते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे हम वो कॉपी कर देते हैं मैप हाइट 180 पिक्सल। अब आई होप कि हमें मैप नज़र आए, मुझे लगता है आना चाहिए, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक जावास्क्रिप्ट में मैप को इनिशियलाइज़ नहीं किया। अच्छा, तो जितना हमने कर लिया है क्विक स्टार्ट गाइड, और ये बेसिकली उसने सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे इसको इनिशियलाइज़ करना है। सबसे पहले उसने बोला कि आपने मैप को इनिशियलाइज़ करना है, सही है। जो तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ हम पेस्ट करते हैं ताकि हम मैप को इनिशियलाइज़ कर सकें, सही है। तो वार तो नहीं इस्तेमाल करना, मैंने आपको बोला हमने कॉन्स्ट इस्तेमाल करना है, कॉन्स्ट, या फिर इसके लिए लेट इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है हमें माई मैप का वेरिएबल दोबारा इस्तेमाल करना पड़े। तो ये बेसिकली मैप को एक इनिशियलाइज़ करेगा, और यहाँ से हम एक टाइल लेयर ऐड करेंगे, लेकिन ये टाइल ले रहा है कहाँ से, api.mapbox.com। अब मेरे पास मैपबॉक्स की API की एक्सेस ही नहीं है, ले लो मज़े ले लो। लेकिन देखते हैं, देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अपना एक्सेस टोकन लिखो मैप बॉक्स का। अब मेरे पास मैप बॉक्स का एक्सेस टोकन नहीं है, तो कोई और रास्ता, कोई और रास्ता, कोई और रास्ता। अच्छा, उसने देखो यहाँ पे एक और रास्ता बताया है कि हम मैप बॉक्स की बजाय जो एट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ये वाली ओपन स्ट्रीट मैप नाम की, openstreetmap.org के नाम से। तो इसको यानी कि बेसिकली वही कहना चाह रहा है कि इसको यहाँ से ख़त्म करके इसको आप ये वाला पेज कर दो, टाइल लेयर ऐड टू माई मैप। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ओपन स्ट्रीट मैप, एक देख लेते हैं ये क्या है, openstreetmap.org। तो ये क्या करेगा, ओपन स्ट्रीट मैप के पास आएगा, और ये बेसिकली फ्री ओपन सोर्स स्ट्रीट मैपिंग कंपनी है जो कि मैप्स देती है आपको। नाइस, बहुत अच्छा है। वापस जाओ, ये चीज़ मेरे अजीज, आई एम वेरी हैप्पी वी हैव, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास एक मैप भी आ गया, यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने एक मैप बना लिया और एक हमने चार्ट बना लिया। अच्छा, मैं इसकी हाइट से खुश नहीं हूँ, मैं इसकी हाइट कर दूंगा 300 बजाय 400 पिक्सल कर देता हूँ, 400 पिक्सल्स। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये स्पेसिफिकली ना किसी सिटी ऑफ लंदन, न्यूयॉर्क, किसी इस तरह की जगहों पे दिखा रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें मैप का सेंटर चाहिए। तो मैप का सेंटर कैसे मिलेगा, अगर आप देखो तो ये सेट व्यू के अंदर ये उसने दिया हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आई थिंक ये सेट व्यू 0 करेंगे और जूम लेवल को 1 कर देंगे। जूम लेवल है, इसके बाद जो होता है, अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने लीफलेट को इस्तेमाल किया हुआ है बहुत ज़्यादा मैपिंग के लिए। जब भी डेटा साइंस में मैप बनाना था मैं लीफलेट से ही बनाता हूँ, सही है। इसलिए मुझे ये सब कुछ पता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आप ये सीख सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप ये चीज़ें सीख सकते हो। मैंने भी देखो कॉपी पेस्ट किया, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा। तो सेट व्यू में 0 का मतलब है कि बिल्कुल मैप का बिल्कुल सेंटर, और 1 का मतलब है कि जूम नहीं करना बिल्कुल भी मैप को, मतलब जूम आउट 1 रखना है। तो अगर मैं उसको यहाँ से कॉपी करूँ तो ये देखो मेरे पास पूरे का पूरा एक मैप आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है भाई साहब, उनको इस मैप के ऊपर दिखाना कि वो किस वक्त कहाँ पे हैं, सही हो गया। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरी जो हमारे पास ऐड टू मैप वाला सिस्टम है ना, इसको उठा के ले जाते हैं फंक्शन के अंदर, क्योंकि बेसिकली हमने पास तो उसमें मैं वही करना है ना सब कुछ। तो अब जो कंसोल डॉट लॉग है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी ये मजीद नहीं चाहिए। तो अब ये बेसिकली इस फंक्शन के अंदर आ गया। तो माई मैप हो गया, ऐड टू माई मैप हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक मार्कर ड्रॉ करना है, मार्कर, सही है। मार्कर ड्रॉ करने से मेरा मतलब क्या है कि जहाँ पे ISS है मेरे को शो होना चाहिए। तो कॉन्स्ट, सही है, यहाँ पे लिखेंगे मार्कर इज इक्वल टू, मार्कर लिख लो जो मुझे। अब हमारे पास जो एल नाम का कीवर्ड है ना, एल, वो देखो ग्लोबली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर आप देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को leaflet.js को ऐड किया, वरना हमारे पास ये एल ना होता अगर ऊपर से हमने लीफलेट को इनिशियलाइज ना किया होता। तो एल डॉट, अब देखो हमारे पास सारे ये हैं, तो ये मार्कर नाम का एक्सेसिबल है। सो ये मार्कर के अंदर आप पास करोगे आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड कोमा लॉन्गिट्यूड। अब ये क्या करेगा, आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पे भी है उसको ऐड टू कर देगा, किसके ऊपर, माई मैप के ऊपर, सही है। तो अगर मैं अब वापस जाऊँ तो आई होप टू सी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इस वक्त जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो यहाँ पे कहीं करके है। अब ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखना मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये हिलेगा।
जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह से हिलेगा। आप थोड़ी देर ठहर जो पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा उसको हिल लेने दो पहले। अच्छा, तो उस वक्त तक हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, जहाँ पे शो कराते हैं इसको किसी तरीके से ना, कि तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे पास आईडी थी ऊपर एक लैटिट्यूड की और एक लॉन्गिट्यूड की। तो सबसे पहले हमारे पास जो था वो था लॉन्गिट्यूड, तो डॉट इसमें हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड को एक्सेस करेंगे। डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम टेक्स्ट को कर रहे हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे लॉन्गिट्यूड। ये बिल्कुल बेसिक जावास्क्रिप्ट है। अगर आपने कभी भी डॉम के साथ काम किया हो गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ, तो ये आई थिंक सबसे आसान तरीका है किसी भी एलिमेंट को टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देने का। सही है, तो ये आ गया लैटिट्यूड। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा ताकि आपको लाइव दिखा सकूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं VS कोड को एक तरफ ले जाऊँ, नहीं एक मिनट, ये, और क्रोम को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ, ताकि आप इसको ना लाइव डेमो देखिए। यहाँ पे था ये भी, अब देखना यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की जगह लॉन्गिट्यूड लिखा आ जाएगा इसके आगे, और लैटिट्यूड की जगह लैटिट्यूड, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव करेगा। तो 3 2 1, ये देखो पहले वो कहाँ पे था, अब वो कहाँ पे आ गया। मींस के हर बार ISS अपनी लोकेशन को, देखो पहले यहाँ पे था, अब वो इंडोनेशिया के ऊपर आ गया, और उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है ISS की। अगर आप यहाँ पे जाके लिखो ना ISS स्पीड, तो यहाँ पे देखो 7.66 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर ये करता है। मतलब अंदाज़ा लगाओ कि मेरे घर से लेके लिबर्टी तक अगर आप जाओ तो 8 किलोमीटर के बनते हैं, तो ये एक सेकंड के अंदर इतना फासला तय करता है। अगर आप इसको रिफ्रेश करी जाओगे तो हर बार आपको नई लोकेशन देगा ISS की। ये बिल्कुल माइनर होती हैं, पता नहीं लगता हूँ कि वर्ल्ड स्केल पे आप देख रहे हो ना। देखो आप इंडोनेशिया के शुरू में था पालू पे, अब वो यहाँ तक पहुँच गया है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आता रहेगा। तो इस तरह ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। तो ये आपने एक जेसन डेटा को जावास्क्रिप्ट में लिया, जो कि एक API से आ रहा था, जो API का नाम क्या है, वेयर इज़ दी ISS। आपने एक API को कॉल किया। अब आपको पता लग रहा है कि API क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है REST API डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा REST क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि REST APIs क्या होती हैं। सही हो, कि अब आपने API को कॉल कर लिया, अब आपको पता है। तो REST API क्या होती है, इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, याद रखना। तो ये क्या होता है, आपके पास ना डिफरेंट तरीके के राउट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक्स की शॉप है और आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल बुक छोड़ो, आप एक ई-कॉमर्स स्टोर हो, आप चाहते हो कि आपकी कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो किसी और स्टोर पे भी लिस्टेड हों। अब वो स्टोर वाले क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका डेटा कैसे लेके आएंगे, या तो आप उनको खुद जाके डेटा दो। सही है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उनको भाई मेरी वेबसाइट के इस जगह पे जाओ, प्रोडक्ट्स के ऊपर, इस URL के ऊपर, और यहाँ मेरी सारी चीज़ें लिस्ट हो रही हैं। सही है। आगे जाओ API के ऊपर। अब मेरी जो प्रोडक्ट्स की API है ना, मैंने फॉर एग्जांपल 1000 मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैंने सिर्फ 10 देनी है कंपनी वालों को। मैं क्या करूँगा, अपने डेवलपर को बोलूँगा जाके कि एक API बनाओ product/API राउट के ऊपर। सही है। जिसमें क्या हो, सारी की सारी जो 10 प्रोडक्ट्स मैंने उसको देनी है ना, वो सारी लिस्ट हो। तो वो बंदा क्या करेगा, अब देखो मैंने जब API बनानी है ना, तो मैंने इसको 2 राउट देने हैं। एक राउट देना गेट का, क्योंकि मैंने इस पर कुछ पोस्ट नहीं करने देना। गेट का राउट दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं उस पर इस तरह लिखूंगा फॉर एग्जांपल app.get, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा /products। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इस तरह एक राउट बनाते हो। अभी हम बनाने लगे हैं, आप देखना जरा, आप लाइव देखोगे /API ये आपने बना लिया। अब जो शॉप वाला है जिसने आपकी उन 10 को एक्सेस करना है, वो बंदा क्या करेगा, वो बोलेगा fetch। सही है, याद रखना ये अवेट में आता है क्योंकि async फंक्शन में वो करेगा। तो fetch में, और आपकी वेबसाइट का नाम फॉर एग्जांपल उसका नाम है zamao.com, कुछ भी लिख लो जो आपका दिल करे। तो यहाँ पे HTTPS लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नोड एरर दे देगा। नोड JS के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। HTTPS zamao.com/products/API। तो जब वो इसके ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट भेजेगा ना, app.fetch कर, यानी कि आपने गेट कर दिया कि आप क्या है, कोई भी बंदा आप एक गेट रिक्वेस्ट से आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हो। वो क्या करेगा, जो दूसरी कंपनी वाला है, वो अवेट फैच करके आपकी जो 10 प्रोडक्ट्स है ना, उनका सारा जेसन में डेटा ले लेगा और वो फिर अपने पेज पे शो करा देगा उनको। सिंपल एज दैट। इसे कहते हैं कि रेस्ट API। हर एक चीज़ का अलग अलग राउट होता है। प्रोडक्ट्स का अलग राउट होगा, कस्टमर्स का अलग राउट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल स्ट्राइप की API है ना, तो स्ट्राइप का क्रेडिट कार्ड का अलग राउट है और मास्टर कार्ड का अलग राउट है। तो उन्होंने हर चीज़ का अलग अलग रूट बनाया हुआ है। इससे हम कहते हैं रेस्ट API, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर के रूट के हिसाब से जो आपका राउट होता है, यानी ये एक राउट ही है ना, /product/API। इस राउट के हिसाब से फॉर एग्जांपल आप एक एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो फूड पांडा की तरह की, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस है जो कि इधर पड़ी हुई है, डेटाबेस फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, इसको आपने सीरियस नहीं समझना, बल्कि यहाँ नहीं हम वहीं पे लिखते हैं।
सही है, आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो और आपका जो खाने की जितने स्टोर्स है ना वो आपने एक सर्वर के ऊपर रखे हुए हैं जिसका नाम है HTTPS, सही है, फूड सर्वर्स, सही है, .com, सही है। और आपने जो सारे जितने भी शॉप्स वाले हैं वो आपने शॉप्स के अंदर रखे हुए हैं, सही है। और फॉर एग्जांपल जितने भी होम शेफ्स हैं वो आपने होम शेफ्स के अंदर रखे हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं, सही है, होम शेफ के अंदर रखें। अब आपकी ऐप ने दो तरह के ऑप्शंस देने हैं कि सर्च करने, एक शॉप का टैब होगा, एक होम शेफ का होगा। आपकी ऐप क्या करेगी, जिसमें भी आप बना रहे हो, वो बेशक कॉटलिन में बना रहे हो, बेशक फ्लटर में बना रहे हो या जावा में बना रहे हो, जिसमें भी बना रहे हो, आपकी ऐप इस राउट को कॉल करेगी। अब वो किसी भी चीज़ की, जावास्क्रिप्ट में हम फैच से करते हैं, लेकिन आप जो आपकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से हर चीज़ का डिफरेंट होता है, सही है। पाइथन में हम रिक्वेस्ट के साथ करते हैं, सही है, रिक्वेस्ट नाम का एक लाइब्रेरी आती है, सही है। तो जब आपने शॉप को एक्सेस करना है और अपनी ऐप पे शो करना है, आप इसको कॉल करोगे, सारी शॉप्स आपके पास आ जाएंगी, आप उसको अपनी ऐप पे शो करा दोगे। फूड पांडा बेसिकली इसी तरह ही काम करता है, मैं कुछ अंदर के लोगों को जानता हूँ इसलिए मुझे पता है। और इसी तरह जो आप होम शेफ को जब कॉल करोगे तो जितने भी होम शेफ्स वाले दुकानें होंगी सारी सारी वो आ जाएंगी। तो इस तरह करके कंपनीज काम करती हैं। जितने भी आपके पास सिस्टम डिजाइन बनते हैं ना एट अ स्केल लेवल के ऊपर, कि 1 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमेशा इस तरह ही बनते हैं कि आपके पास डेटाबेस अलग स्टोर होता है, राउट्स अलग जगह पड़े होते हैं, आप तीनों चीज़ों को एक ऐप इंजन के ऊपर जोड़ते हो। और यहाँ पे फिर क्लाउड की बात आ जाती है कि क्लाउड कितना इंपॉर्टेंट है सबके लिए सीखना, कि जब आप इस तरह की स्केलेबल एपीआईज बनाते हो ना, आपने गूगल के लिए काम करना है, अगर आपने फेसबुक के लिए काम करना है, तो उन लोगों के जो यूजर्स हैं वो 50-50 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर है एक चीज़ का। तो आपने ये देखना होता है कि अगर 1 मिलियन भी रोज आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर या गूगल डॉक की वेबसाइट के ऊपर, तो वो बिल्कुल सही काम करनी चाहिए, सही है ना। लेयर, अब देखो गूगल डॉक्स के अंदर भी एक लेयर टाइलिंग सिस्टम बनाया हुआ है गूगल ने। तो ये लेयर टाइलिंग सिस्टम अगर 10 यूजर इकट्ठे एक्सेस करते हैं और आपने बनाया हुआ और एक ऐप इंजन में चला तो ये फौरन क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट पर लोड इतना ज़्यादा है कि वो टाइलिंग सिस्टम शो ही नहीं हो रहा, उनको आइकन्स लोड ही नहीं हो रहे उनके। यहाँ पे फिर आता है क्लाउड, और इसके लिए आपको सीखना पड़ता है सिस्टम डिज़ाइन, जो कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती कि सिस्टम डिज़ाइन कैसे किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान का कोई भी स्टार्टअप आज तक इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पाकिस्तान लेवल पे लॉन्च करते हैं, यहीं पे फेल हो जाते हैं, वो उसको इतना स्केलेबल बना ही नहीं पाते कि वो बाहर भी लेके जाएं। मैंने आज तक पाकिस्तान में सिर्फ 2 स्टार्टअप इस तरह के देखे हैं जो वाकई स्केलेबल हैं, जो क्रैश नहीं करते, जो जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है। उनमें एक ईजी पैसा है, जो वाकई एक अच्छा स्टार्टअप है और उनकी ऐप देख के पता लगता है कि कोई वाकई कंपनी है। और दूसरा आपके पास ये jobby.pk और ज़मीन.com, ये दो तीन तरह के स्टार्टअप जिन्होंने अपने आप को स्केल इतना बड़ा किया कि अगर 1 मिलियन बंदा भी उनकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो संभाल लेते हैं। उनको पता है कि कैसे स्केलेबल डिजाइनिंग की जाती है, उन्होंने लोगों को हायर किया, लोगों ने काम करके दिया। वरना अगर आप किसी भी फ्लॉप स्टार्टअप को देख लो जो आजकल काम करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ले लो आप ईट मुबारक की या चीते की, ये वो हैं जिन्होंने बात बहुत बड़ी शुरू की थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन उनसे सिर्फ अपनी ऐप डिज़ाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सका, उनसे सिस्टम डिज़ाइन नहीं हो सका, उनकी ऐप में फॉल्ट, उनकी लोकेशन बेस्ड सर्विस में फॉल्ट, हर चीज़ में फॉल्ट। तो ये चीज़ें एपीआई और डेटा हैंडलिंग अगर आपको नहीं आती ना, तो आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर सकते एज अ फुल स्टैक डेवलपर या एज अ कंप्लीट डेवलपर, याद रखना आप। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये होती है रेस्ट एपीआई, जो भी आपने यहाँ पे देखा कि उसने एक राउट बना के हमें दिया हुआ एपीआई डॉट वेदर वेयर इज द ISS वर्जन 1 और सैटेलाइट्स का। अगर मैं यहाँ से किसी और राउट पे जाता हूँ तो वो देखना एरर दे देगा, क्योंकि वो राउट बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, सही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ और लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सैट लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखना, ये देखेगा इनवैलिड कंट्रोलर स्पेसिफाइड, इस तरह का कोई भी राउट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रेस्ट एपीआई, अब यहाँ पे इनका ना एक बड़ा सीरियस मसला है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ग्राफ क्यूएल पे जाएंगे कि इसमें मसला क्या है। जो ग्राफ क्यूएल है वो क्यों आपको अपनाना चाहिए, और अब जो एपीआईज मोस्टली बनती हैं वो ग्राफ क्यूएल में ही बनती हैं 95%, सही है। तो ये हमारा वैसे कंप्लीट हो गया। तो ये आपने देख लिया कि हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लिया और क्या हुआ। हाँ, मैं कह रहा हूँ लाइक आगे मूव करने से पहले अगर कोई क्वेश्चंस अभी तक हैं तो वो जरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हाँ, तो कोई सवाल है तो आप पूछो। हाँ, तब तक तुम पानी भी मुझे पी तो लो। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई सवाल, क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हुई हुई है। हाँ, तो अगर एक मिनट, ये स्केलेबिलिटी के लिए आपने क्या कहा था कि क्या डिज़ाइन होता है? स्केलेबिलिटी के लिए डिज़ाइन होता है ना क्लाउड सिस्टम। मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर गूगल क्लाउड के ऊपर हो तो गूगल क्लाउड आपको एक फीचर देता है ऐप इंजन्स का। तो आपकी ऐप कितने ऐप इंजन्स के ऊपर डिप्लॉय हुई है और किस तरह स्केलेबल होनी है, ये आपका डेवऑप्स वाला बंदा डिसाइड करता है, या जिसने स्केलेबिलिटी डिज़ाइन की होती है वो डिज़ाइन करता है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को स्केलेबिलिटी का पता नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ एक रिसोर्स बताऊं सिस्टम डिज़ाइन का, मैं फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन करता हूं
मेरा एक दोस्त था, उसने ऊबर में एसडीई का इंटरव्यू दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न के लिए, इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, जॉब के लिए नहीं कह रहा। तो ऊबर ने उससे क्वेश्चन पूछा कि हमारे पास जो फ्रंट पेज है ऊबर का, इसको इस तरह स्केलेबल बनाओ कि अगर इस पे 1 मिलियन यूजर एक्टिव इकट्ठा भी आए दुनिया से, तो जो लो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम, वो कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, सुनो ज़रा। आपको पता होना चाहिए कि ऊबर का जो ऐप है सबसे पहले तो काम कैसे करता है। जब आपको ये पता लग गया, ठीक है, आप ऊपर ने खुद बता देना कि हमारा ऐप इस तरह काम करता है, स्कोर बेहतर करो। आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन सर्विस की जो यूडीपी प्रोटोकॉल्स हैं, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल आती है और जहाँ से आपका टीसीपी कनेक्शंस आते हैं, वो पोर्ट कितने स्टेबल्स हैं और वो किस सर्वर से किस डीएनएस से डेटा आ रहा है, और वो डीएनएस कितना स्ट्रॉन्ग है, उस डीएनएस में जो सर्वर्स चल रहे हैं, लिनक्स का सर्वर है, उसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। ये होते हैं सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन, और ये आपसे पाकिस्तान में कोई नहीं पूछेगा। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए चले जाओ, यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि उनकी चीज़ें छोटे छोटे लेवल की हैं। पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं, जब आप जाओगे ना किसी गूगल लेवल की कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में, सिस्टम डिज़ाइन के बगैर आपको इंटरव्यू में आगे घुसने देंगे। इंटरव्यू 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है बड़ी कंपनीज का, गूगल फेसबुक का। पूरा 3 घंटे का इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है सिस्टम डिज़ाइन का, और उसमें ये होता है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम दे दी जाती है और आप वाइट बोर्ड दे देते हैं कि ये वाइट बोर्ड है, कोई कोड नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं, ये वाइट बोर्ड पर ड्रॉ करो, सारा समझाओगे किस तरह सॉल्व करोगे। मेरा दोस्त था, उसने गूगल का इंटरव्यू दिया, फास्ट का लड़का था वो, और वो लास्ट राउंड में रह गया। क्यों? क्योंकि गूगल ने उसको एक सिस्टम डिज़ाइन में से प्रॉब्लम दी थी ऑप्टिमाइजेशन की, कि कैसे आप किसी पेज के लोड टाइम को ऑप्टिमाइज करोगे विदाउट CSS या HTML के, यूजिंग जस्ट सर्वर्स। तो वो उसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये इंटर्नशिप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जॉब तो बहुत अभी आगे की चीज़ है ना। ये इंटर्नशिप में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं गूगल और फेसबुक। मैं हमेशा बड़ी कंपनीज की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि जब टारगेट आपका बड़ा होता है तभी आप छोटे लेवल तक पहुँच पाते हो, तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको एक रिसोर्स शेयर करूंगा लास्ट में, जहाँ से मैंने सिस्टम डिज़ाइन करना सीखा था। गिटहब पे अगर आप जाओ तो गिटहब सिस्टम डिज़ाइन लिखो, बहुत मशहूर रिपोजिटरी, आई थिंक 118 के स्टार्स हैं इसके ऊपर, 118 के, मुझे याद नहीं है। हाँ, यही आई थिंक यही है सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 115 के स्टार्स हैं सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर के नाम से। ये इस बंदे ने एक पूरी गिटहब रिपोजिटरी बनाई, इसमें इसने आई थिंक 18 लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, और ये बेसिकली आपको पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन गाइड है। आपने कोई भी चीज़ सीखनी है, देखो वेब सर्वर, लोड बैलेंसर, राइट API, एसिंक, क्यू कैसे करते हैं, सर्विस वर्कर कैसे अप्लाई करते हैं, मेमोरी को कैश कैसे करना है। आप देखो फेसबुक जो है, वो फेसबुक का डेटा क्रोम में कैश नहीं करता, फेसबुक ने अलग किस्म की एक चीज़ बनाई हुई है, उसका नाम मेम कैश मेमोरी। ये भी सब कुछ मुझे ये इस वक्त ही पता लगा जब मैं सीख रहा था जिस तरह की चीज़ें। तो ये मेम कैश मेमोरी जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑब्जेक्ट कैशिंग सिस्टम है, जो कि फेसबुक इस्तेमाल करता है आपके डेटा और यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशंस को और लॉगिन्स को कैश रखने के लिए। वो क्रोम में कैश नहीं करते। तो इसीलिए रेडिस भी आया। रेडिस आजकल पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा, वो भी यही काम करता है। ये चीज़ें होती हैं सिस्टम डिज़ाइन की, कि आप किस तरह लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप एक URL शॉर्टिंग सर्विस डिज़ाइन कर रहे हो और आपको मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड में 20,000 रिक्वेस्ट आती हैं, तो कैसे डेटा आपने राइट भी करना है। अगर आप 20,000 रिक्वेस्ट का डेटा इकट्ठा राइट करोगे डेटाबेस में, वो 1 GB से ऊपर का चला जाएगा। 1 GB से ऊपर का डेटा को SQL में राइट करना कोई आसान काम है? मुझे आप ज़रा बताओ। और आपका सिस्टम कितना स्लो हो जाएगा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिस्टम डिज़ाइन से मेरा क्या मतलब है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। APIs और डेटा के अंदर है ही सब कुछ सिस्टम डिज़ाइनिंग का। अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन नहीं करना आता, आप कभी भी एक रोबस्ट API नहीं लिख सकते, ना ही आप रोबस्ट डेटा हैंडलिंग कर सकते हो, अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन का नहीं पता। सही है ना? तो लिंक मैंने आपको दिखाया था, मैं आपके साथ लास्ट में शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से ओके, देख थैंक यू। सको आगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं जो कि हमारी लास्ट ऐप होगी आज की, वो है बल्कि मैं आपको ना पहले सोच रहा था GraphQL का, लेकिन वो मैं लास्ट में दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ वेदर, क्या जो आप चाहो बना सकते, वेदर हेयर के नाम से। अच्छा, ये हमारे पास ऐप है, इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं काम करता हूँ, मैं वेदर हेयर के फोल्डर को यहाँ खोलता हूँ ताकि सब कुछ मिक्स ना हो। तो ये 2 आपकी बन गई हैं, अब आप तीसरी बनाने लगे हो। सही है? ये बेसिकली ओरिजिनल एक बाकी ऐप है, इसमें काफ़ी टाइम भी लगना है और इसको ये समझ के आपने चलना है एक एक चीज़। अच्छा, वेदर एयर ऐप का नाम है, ये होगी npm init करके हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं Node.js के अंदर। पहले हम कर रहे थे क्लाइंट साइड पे सारा काम index.html के अंदर, अब हम ये सारा काम करेंगे Node.js के साथ। सही है? तो पैकेज नेम वेदर एयर सही है, वर्जन 1.1। डिस्क्रिप्शन लिखो दिस ऐप अलाउज यूजर टू चेक वेदर अकॉर्डिंग टू हिज लोकेशन। पहले हमने ISS की लोकेशन ली थी, अब हम अपनी खुद की लोकेशन के साथ काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिज लोकेशन। सही हो गया? एंट्री पॉइंट index.js होगा, टेस्ट कमांड कोई नहीं, गिट रिपोजिटरी भी कोई नहीं, कीवर्ड्स फिलहाल कोई नहीं, ऑथर मैं खुद हूँ। सही है? लाइसेंस MIT ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर सके। तो ये हमारे पास आ गई
यस लिखोगे हमारे पास एक इंडेक्स पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल आ गई। सही है। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। ये आ गई इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, अब सबसे पहले हम अब यहाँ पे एक डिज़ाइन करने की एक ऐसी ऐप वेदर की जो आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको डेटा दे सके। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ताकि आपको बता सकूँ कि लोकेशन हम कैसे लेंगे। तो यहाँ हम एक HTML5 का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, HTML5। स्टाइल शीट अभी हमें नहीं चाहिए, तो स्टाइल शीट को करो बंद। फिलहाल हमें भी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अभी इसको लाइव सर्वर के अंदर खोलना है ताकि मैं आपको दिखा सकूं लाइव सर्वर। अच्छा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इधर जाओ। अच्छा, अब आपकी लोकेशन के लिए जियो लोकेशन API मोजिला के अंदर जियो लोकेशन की वेब API है MDN डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जियो लोकेशन API। हम इससे देखो जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, ओके, तो इससे मैं आपकी अभी मतलब मेरी अपनी ओरिजिनल लोकेशन निकाल के उसको जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न करा के आपको दिखाता हूँ। सही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बंद करो, ये हमें नहीं चाहिए। तो कंसोल में जाते हैं, देखते हैं कि ये अवेलेबल है भी कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, एक मिनट रुको ज़रा। मुझे लगता है कि क्रोम में इसका वो ना मसला, क्योंकि क्रोम ने आजकल ना काफ़ी कुछ डेप्रिकेट कर दिया हुआ है। एक मिनट ठहरो ज़रा, मुझे वर्जन्स देखने दो। क्रोम 5 जियो लोकेशन क्लियर वॉच गेट करंट पोजीशन, क्रोम 5 से ऊपर की कंपैटिबिलिटी है। ये क्या चक्कर है, व्हाट इज दिस? ये तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने शायद लोकेशन बंद की हुई है। लोकेशन एक्सेसिबिलिटी प्रिंटिंग लैंग्वेजेस। वैसे इसको ये मसला करना तो नहीं चाहिए। आई डोंट नो व्हाई कि क्रोम को ये मसला हो रहा है। रिस्टोर सेटिंग्स टू डिफ़ॉल्ट लोकेशन स्पेल चेकिंग ग्रामर चेकिंग लैंग्वेजेस। उसी साइड पे है आई थिंक, जो है सर्वर जिस उस पे। मैं नहीं पता क्या नेविगेटर जो डॉट जियो लोकेशन, ठहरो ज़रा, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। अच्छा, अवेलेबल तो है ये, तो फिर शायद आर्गुमेंट का इशू आ रहा है वहाँ पर। उन्होंने कहा है वन आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। नहीं, मसला ये है कि इसको चाहिए कि मेरे से ये लोकेशन मांगे मेरी, और मैं इसको एक्सेस दूंगा तो उसके बाद आगे होना चाहिए। ये मेरे से लोकेशन नहीं मांग रहा क्रोम मेरी। वाई इट इज़ नॉट आस्किंग मी फॉर द लोकेशन। मैं ना, मेरे पास कोई और ब्राउज़र है, ठहरो ज़रा, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, पता नहीं उस पर ये भी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। ठहरो ज़रा, मुझे ज़रा चेक करने दो। इंस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट कंसोल नेविगेटर डॉट गेट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। हम एक काम करते हैं, हम ना इसको नोड में एक्सेस करते हैं, फिर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो मुझे लगता है शायद ना क्लाइंट साइड पे ये चीज़ अलाउ नहीं करता, गूगल नोड साइड पे करेगा। तो npm इंस्टॉल, क्योंकि एक सर्वर क्रिएट करने के लिए आपके पास लाइब्रेरी होती है एक्सप्रेस की, आपको पता है ना। जावास्क्रिप्ट में जब भी आपने सर्वर क्रिएट करना है आपके पास लाइब्रेरी है, उसका नाम है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे ताकि हम एक सर्वर बना सकें, ताकि गूगल को ये लगे कि जो रिक्वेस्ट आ रही है ना एक सर्वर से आ रही है, क्लाइंट साइड से नहीं आ रही। सही है। तो ये हमारे पास, अगर आप जाओ पैकेज डॉट जेसन में, तो हमारे पास एक्सप्रेस जो है ना वो इनिशियलाइज हो गया है। तो इसको ऑटोमेटिकली रन करने के लिए, ताकि सर चलता रहे सर्वर, ऑटोमेटिक रिफ्रेशिंग के लिए npm इंस्टॉल जी नोडमोन क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके सर्वर को ना चला के रखता है, बंद नहीं होने देता। जब आप पेज को सेव करते हो दोबारा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। तो मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ, जी का मतलब है ग्लोबल, ताकि मैं जो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है ना उसको यहाँ पे रन करके बार बार चेंजेस होता है उसमें देख सकूँ। सही है। तो यहाँ पे मैं करूँगा CLS। अच्छा, यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस का सर्वर। तो REQ से रिक्वायर एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, कौन रिक्वायर एक्सप्रेस। सही हो गया। तो एक्सप्रेस, हमारे पास एक्सप्रेस की ऐप आ गई।
अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है डेट एक्सप्रेस आ गया, फिर हमने ऐप को इनिशियलाइज करना है। तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, सही है। तो ये आपका एक्सप्रेस, अब आपकी एक ऐप इनिशियलाइज हो गई है। तो अब आप यहाँ पे एक सर्वर बना सकते हो। तो ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे आप पोर्ट नंबर दे सकते हो, और मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 3000 दे रहा हूँ, आप जो चाहो दे सकते हो। console डॉट लॉग नहीं, बल्कि यहाँ पे कैरो फंक्शन आएगा और उसके बाद आप करोगे console डॉट लॉग, सही है। तो console डॉट लॉग लिसनिंग, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा सर्वर रन हो ही गया है या ना हो गया, पता ही ना चले। तो लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, सही है। अब अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ, नोड मोन इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ से आ गया, इंडेक्स डॉट जे एस, क्या हुआ, कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज डिसेबल्ड इन द सिस्टम। ये क्या कहानी है, व्हाट इज दिस, एक मिनट ठहरो जरा। मुझे लगता है कि मुझे ना इसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना चाहिए। पावर शेल के ना मसले नहीं खत्म होते। विंडोज़ ना इसलिए डेवलपमेंट के लिए कभी सही नहीं। मेरा पहले था कुछ ubuntu पे करवाऊंगा, लेकिन वो हुआ ये कि जो मेरा WSL है ना, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, वो ऑटोमेटिकली इसी तरह अनइंस्टॉल हो गया। अब वो अवेलेबल ही नहीं था। नोड मोन इंडेक्स डॉट जे एस, ये देखो ये यहाँ पे रन हो गया। पावर शेल पे पता नहीं, इसको विंडोज़ को सिक्योरिटी इश्यूज बहुत हैं आजकल। अच्छा, इसको आप छोड़ दो, सही है। तो पावर शेल को छोड़ो, ये आपके पास सर्वर रन हो गया लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो अब आप जा सकते हो पोर्ट 3000 पे। इसको पहले बंद करते हैं क्योंकि हमें अब इस पोर्ट पे लिसन नहीं करना मज़ीद, हमें अब पोर्ट 3000 पे जाना है। आप जा सकते हो पोर्ट 3000। तो ये हमारा अपना सर्वर है। आपको यहाँ पे नज़र आएगा कैन नॉट गेट। तो देखते ही सबसे पहले आपको एक नज़र आया गेट का। जब भी आप किसी पेज को इस तरह एंटर करते हो ना, एक गेट रिक्वेस्ट जाती है। मैंने आपको linkedin.com खोल कर दिखाया था ना, तो मैंने linkedin.com खोल के एंटर दबाया था। तो जब भी आप किसी पेज को एंटर दबा के सर्च करते हो तो गेट रिक्वेस्ट जाती है, सही है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कैन नॉट गेट, क्योंकि अभी भी आपकी पूरी एप्लीकेशन को पता ही नहीं कि गेट क्या करना है। हम उसको बताते हैं अब गेट क्या करना है, सही है। तो हम उसे किस तरह बताएंगे, हम यहाँ पे ना गेट का राउट डिफाइन करेंगे, सही है। किस तरह करेंगे, हम इस तरह करते हैं ऐप डॉट गेट। अब हम उसको बताएंगे कि हमने गेट क्या करना है, सही है। तो अब आप इसका लोकल राउट भी बना सकते हो या जिस तरह आप चाहो उस पर बना सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, सही है ना। तो हम यहाँ पे बनाते हैं /API राउट के ऊपर /API राउट। तो ये बेसिकली हम एक कह लो कि एक शुरुआत होगी हमारी एक छोटी सी API बनाने की। ये जो आपका आज का सेशन है ये API बनाने पे नहीं है, ये सिर्फ API को इस्तेमाल करने पे है, तो इसलिए मैं आपको बनाना सिखा रहा, सही है। तो बनाएंगे इंशाल्लाह, कोई और सेशन कराएंगे आगे जाके, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि GraphQL की API कैसे बनाते हैं और REST API कंप्लीट एक कैसे बनाते हैं डेटाबेस के साथ, सही है। तो जब भी आप कोई, अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो, मैंने आपको अभी खोल के दिखाई था ना पहले, जिस तरह मैंने अगर इसको भेजी, मैं आपको इसका इंस्पेक्ट खोल कर दिखाता हूँ। अगर आप नेटवर्क में जाओ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पेज की जो नेटवर्क एक्टिविटी वो लोड हो रही है। तो अगर मैं इसको दोबारा से लोड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितनी भी स्टेटस रिक्वेस्ट आ रही हैं, देखो 200 आ रही है, नज़र आया आपको ये चीज़। अब यहाँ पे देखो कि मैं उसको URL देता हूँ एक तो, और एक रिक्वेस्ट मैसेज देता हूँ, और वो मुझे स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में देता है, सही है। जब भी आप सर्वर से कम्युनिकेट करोगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, तो आपके पास दो चीज़ें हमेशा वापस आएंगी, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, याद रखना। और वो हमेशा आती है कॉल बैक के अंदर। यानी कि कॉल बैक क्या होता है, किसी भी फंक्शन से जो आपको पहले आउटपुट मिलती है उसे हम कॉल बैक कहते हैं। तो वो क्या होता है, एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरा क्या होता है, रिस्पॉन्स। तो एक रिक्वेस्ट होती है और दूसरा रिस्पॉन्स जो वहाँ से वापस आता है, सही है। ये एक एरो फंक्शन बनाते हैं इसे हम। तो ये आपके पास एक गेट का राउट डिफाइन हो गया है, सही है। बेसिकली गेट का राउट आप इस तरह डिफाइन करते हो किसी भी पेज के ऊपर ना। तो अब आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक index.html बनाओ, लेकिन कोशिश ये करो कि आपको पहले पता लगे कि जो आपका एक्सप्रेस है, बेसिकली जो एक्सप्रेस है वो कैसे हैंडल करता है स्टैटिक फाइल्स को। तो उसके लिए ना आपके पास एक मिडलवेयर नाम की चीज़ होती है। अब आपको समझना पड़ेगा मिडलवेयर क्या होता है, सही है। तो मिडलवेयर क्या होता है, अगर आप जाके लिखो मिडलवेयर, तो मिडलवेयर क्या होता है कि किसी भी एक ऐप के दरमियान और उसके सर्वर के दरमियान में जो एक बीच में चीज़ आती है ना, उससे हम बोलते हैं मिडलवेयर। अगर आप देखो तो ये हमारा सर्वर है, ये हमारे ऐप है, और बीच में जो एक चीज़ आ रही है वो मिडलवेयर आ रहा है, सही है। तो जब भी आपने एक्सप्रेस के साथ इस index.html को कॉल करवाना है ना, आपने बताना है
कि भाई मैंने ये index.html जो है ना वो रीड करना है या मैंने इस तरह कुछ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बनाना पड़ेगा मिडलवेयर। मिडलवेयर कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। मिडलवेयर आप इस तरह बनाते हो कि आपने जो एक्सप्रेस ऊपर कॉल किया है इसी का मिडलवेयर किस तरह बनेगा, आप लिखो app.use। अब काफ़ी सारे मिडलवेयर ना एक्सप्रेस में पहले से बने पड़े हैं, सही है। तो वो कैसे कॉल करते हैं, app.use लिखो और आगे लिखो एक्सप्रेस, सही है। एक्सप्रेस और आगे आपने पास करना है जो आपने मिडलवेयर इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे इस्तेमाल करने लगे स्टैटिक फाइल्स का, सही है। स्टैटिक फाइल्स का मिडलवेयर क्या करता है कि जो भी आपकी स्टैटिक फाइल्स पड़ी है ना, मतलब फॉर एग्जांपल CSS फाइल है, HTML की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की कोई स्टैटिक फाइल्स हैं जो कि आप फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पेज को शो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये बेसिकली उनको कॉल करता है, सही है। और ये उनको यहाँ आप यहाँ पे बताते हो कि आपने किस डायरेक्टरी में वो रखी हुई है। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं पब्लिक, सही है। एक नया फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर, उसका नाम रखते हैं पब्लिक, सही है, ताकि हम उसको बाद में एक्सेस करते हैं। पब्लिक के अंदर हम इस index.html को पब्लिक के अंदर ले जाते हैं, सही है। अभी पब्लिक, अब यहाँ पे हम पास देंगे उस पब्लिक का कि हमने कहाँ पे रखा, हमने इसको रखा पब्लिक के फोल्डर के अंदर। अब एक्सप्रेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पब्लिक का फोल्डर खोलेगा, उसमें देखेगा कौन सी स्टैटिक फाइल है, index.html है, वो उसको उस पेज पे शो करा देगा ऑटोमेटिकली विदाउट आपके कहे, यानी कि आपको कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली खुद ही सब कुछ कर देगा, सही। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो जो मैंने आपको अभी बताया, सही है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले हम जाके index.html में कुछ लिखते हैं ताकि आपको कुछ नज़र भी आए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक h1 टैग, बल्कि h2 टैग ले लेते हैं, h2, और यहाँ पे हम लिखते हैं दी वेदर हेयर ऐप, सही है, या फिर वेदर हेयर लिख लो, वेदर हेयर, सही है। तो ये हमारी ऐप का होगा नाम। इसके बाद एक लाइन ब्रेक लगाता हूँ मैं ताकि हम अगली लाइन में जा सकें, BR लाइन ब्रेक, और इसमें हम बेसिकली एक डिव बनाते हैं ताकि हम एक बटन ले सकें। बटन का मतलब क्या है कि जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो वो बेसिकली एक, या फिर ए टैग ले लो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं इसको बटन के अंदर इनक्लोज करूँगा ताकि एक लिंक बन सके। तो ए टैग href आप दोगे पेज रिफ्रेश के लिए, जब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पे आपने लिखना है चेक इन। चेक इन का मतलब ये कि मैं चेक इन कर रहा हूँ इस लोकेशन के ऊपर, तो जैसे आप चेक इन पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश होगा, आपकी लोकेशन दोबारा से लॉग हो जाएगी, सही है। और यहाँ पे हम बनाते हैं एक पैराग्राफ टैग ताकि हम जो लोकेशन आपकी आए, अब पता नहीं लोकेशन आती भी है कि नहीं, वो तो काम नहीं कर रहा वहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया उसे। तो लैटीट्यूड, क्रोम की जो सिक्योरिटी के मसले हैं ना उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह ही होगा, आप पिछले वाला खोल नहीं सकते तो दोबारा यहाँ पे स्पैन टैग बना लेते हैं। तो स्पैन टैग, तो इसके अंदर आप वही दोगे दोबारा, ID इज इक्वल टू लैटीट्यूड लैट लॉन, सही है, जिस तरह आपने पहले दिया था। तो ये स्पैन के अंदर आना है। तो इसके बाद फिर आएगा एक BR टैग दोबारा से ताकि आप लाइन ब्रेक लगा सको, और लॉन्गिट्यूड। मुझे बस एक बार ये देखने दो कि लोकेशन आ जाए तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि लोकेशन ना आई तो ये प्रोजेक्ट आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि लोकेशन से सब कुछ होना है। लोकेशन से मैं वेदर मिलेगा अपनी जगह का, वरना लोकेशन के बगैर कुछ भी नहीं मिलना। अच्छा, लैट और लॉन, अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिकली एक आ गई फाइल। अब अगर मैं API.get पे क्लिक करूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ भेजेंगे तो रिसीव करेंगे ना, लेकिन भेजना पड़ेगा हमें पहले। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक, अगर आपको तो स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं इसी इसके अंदर ही, पब्लिक के अंदर, ताकि हम इसको डेटा को ले सकें। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जियो लोकेशन, geo.js, ताकि हम इससे अपनी लोकेशन निकाल सकें। तो मैंने आपको बताया था नेविगेटर का ऑब्जेक्ट होता है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, और ये बेसिकली एक फंक्शन होगा async का। async मैंने आपको बताया जब भी आप कोई फंक्शन लेते हो वो async होता है। तो हम यहाँ पे इसको पोजीशन करेंगे async, और ये एरो फंक्शन बनेगा, और यहाँ से हम इसको खोल लेंगे। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी ना वो पोजीशन के अंदर स्टोर होने वाली है, सही है, जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी। आई होप कि ये चीज़ काम करे। तो लैटीट्यूड आएगा हमारे पास, लैटीट्यूड, उसके लिए हमें कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट, बल्कि नहीं, हमें इसको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो लैटीट्यूड लिख लेते हैं अभी फ़िलहाल, लैटीट्यूड इज इक्वल टू पोजीशन। पोजीशन में हमारे पास आई थिंक एक कोऑर्डिनेट्स आते हैं, हाँ कोड्स होते हैं, और जब मैंने लास्ट में इस्तेमाल किया तो एक लैटीट्यूड नाम का ऑब्जेक्ट है, सही है। तो और इसी तरह हम करेंगे इसको लॉन्गिट्यूड के लिए। तो लॉन्गिट्यूड, आई होप के क्रोम लोकेशन एरर ना दे, वरना ये काम बहुत ख़राब हो जाना है। तो कोड्स और फिर डॉट लॉन्गिट्यूड। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया। इसको आप इंडेक्स के अंदर ना यहाँ पे नीचे करके
करते हैं वो यानी कि इंपोर्ट जिस तरह आप नॉर्मल करते होते हो, तो अगर आप बॉडी से ऊपर जाओ और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करो, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिखो src इज इक्वल टू आपके पास जो है geo.js। आई होप कि अब एक्सप्रेस आपको कोई एरर ना दे। जाके देखते हैं, आई थिंक सर्वर तो चल रहा है, वो हर बार रिफ्रेश होता रहता है। देखो जब जब मैंने सेव किया ना, सर्वर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। अब मैं अगर वापस जाऊं दोबारा से करूं तो ये देखो, हाँ देखा, क्रोम वांट्स टू नो योर लोकेशन, नाइस। अच्छा वो जो चेक इन है वो सारा बटन के अंदर आ गया, इसको मैं भी रिजॉल्व कर लेते हैं। अलाउ करो, अब मेरी लोकेशन आप देखना, यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ, भी देखना कितनी मजे की चीज़ है। अच्छा वो हुआ ये कि वो जो चेक इन से हम बाहर निकल गए थे, यहाँ बटन हमने क्लोज करना था, हमने बटन को क्लोज नहीं किया, तो आई होप के दिस विल वर्क नाउ। तो ये चेक इन है, जैसे आप चेक इन पे क्लिक करोगे आपकी जो लोकेशन है, करंट लोकेशन है, वो यहाँ पे लॉग होनी चाहिए। आई होप के हो जाए। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, geo.js के अंदर अब आपने उस लोकेशन को भेजना है किसके पास बताओ, जो आपने यहाँ पे एक राउट बनाया। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे हम भेजेंगे अपनी लोकेशन और गेट करके हम यहाँ पे शो करा लेंगे। कि कितनी सिंपल सी बात है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है ये, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए अगर आप बिल्कुल पहली दफ़ा ये चीज़ कर रहे हो। कि हमने क्या करना है, हमने इस geo.js से अपनी ये लोकेशन भेजनी है किसको, एक्सप्रेस को, किस राउट के ऊपर, API राउट के ऊपर। और हमने यहाँ पे गेट पहले से लगाया हुआ है, तो ये उसको गेट करेगा, HTML जो हमारा यहाँ पे फाइल होगी उसके अंदर पेस्ट करेगा और वो ऑटोमेटिकली उस पर शो करा देगा। सही है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको हम शो कराते हैं अपने उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हमने जो लेट लॉन पीछे बनाया था वही चीज़ दोबारा बना रहा हूँ। तो लॉन्गिट्यूड के ऊपर डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले बना चुके हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसमें जो असल चीज़ है वो आपको वेदर डेटा लेना और वो करना सिखाना है। तो लैटिट्यूड डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू लैटिट्यूड। तो ये देखो आपके पास, आई होप के अब मैं अगर वापस जाऊँ इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो, ये मेरा एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर। सही है। लेकिन अब अगला काम, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, अब हमने इस डेटा को आगे एक्सप्रेस को भेजना है ताकि वो उसको कुछ कर सके। तो यहाँ पे एक डेटा का ऑब्जेक्ट आता है, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, जिस तरह पहले किया था सेम वही काम दोबारा मैं कर रहा हूँ। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जिस तरह पहले लैटिट्यूड लिया था, लैटिट्यूड कोमा लॉन्गिट्यूड, सही है, कोमा डालना था। ये डेटा हम भेजने लगे। अब देखना था, अब आपको समझ आएगी कि पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट में फ़र्क क्या है। यहाँ से मैं अब डेटा भेज रहा हूँ, तो आप में से मुझे कोई बोल के बताया ना, मुझे पता है आप सबको पता है। तो हम यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट से डेटा भेजेंगे, वापस जाओ और ऊपर जाके डॉक्यूमेंट में देखो कि जब भी डेटा सेंड करना होता तो हम किससे करते थे, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते थे। हमने अब यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है किसके साथ, फैच के साथ। अब देखना जरा फैच के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। पहले हम गेट रिक्वेस्ट, हमने पिछले दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर फैच के साथ एक गेट रिक्वेस्ट भेजी थी, हमें डेटा आया, हमने उसको साथ एंजॉय किया। अब हमने खुद अपना डेटा भेजना है, सही है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे। देखो जरा कैसे भेजते हैं। तो कॉन्स्ट ऑप्शंस डिफाइन करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हम सब कुछ बताएंगे हमने क्या क्या करना है। तो ऑप्शन एक होगा ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। तो मेथड यहाँ पे सबसे पहले आपने बताना है, ये देखो आ गई ना मेन चीज़, कि जब तक हम मेथड नहीं बताओगे उसको पता नहीं लगेगा। मेथड आपका क्या होगा, पोस्ट। यहाँ पे आगे कहानी शुरू होती है डेटा भेजने की। पहले आप डेटा ले रहे थे, अब आप डेटा भेज रहे हो, पोस्ट। और यहाँ पे अपने हेडर्स देने कि आपके हेडर्स क्या होंगे, जो भी आपने हेडर पास करना है। तो हेडर्स में बेसिकली क्या होता है कि ये सारे, इसमें होता है कि आपकी एप्लीकेशन टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे आप लिखते हो कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप होता है कि आप क्या भेज रहे हो, सही है। तो कंटेंट टाइप, आई थिंक टाइप स्पेलिंग यही अगर हुआ मसला तो एरर आ जाएगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप लिखते हो एप्लीकेशन डॉट जेसन, क्योंकि आपको पता है कि आप एक जेसन डेटा भेज रहे हो, सही है। तो ये बेसिकली क्या है, हेडर जाएगा। और बॉडी आपने क्या भेजनी है वो आप बताओगे। तो बॉडी क्या होगी, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। आपने डेटा को ना स्ट्रिंग बना के भेजना है। स्ट्रिंग से मेरा मतलब ये है कि डेटा एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में, ताकि हम वहाँ से उसको उठा सकें, सही है। और यहाँ से हम डेटा को भेज देंगे। तो ये हमारा एक रिक्वेस्ट तैयार है। अब ये हम इसको हम ना भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, जो अब हमारा API हमें देगी। तो यहाँ से हम फेच वेट करेंगे, वेट, क्योंकि आपको पता है ना एसिंक फंक्शन है। तो फेच, और यहाँ से हमने किस राउट को भेजनी है, /API। अब जरा वापस जाओ, देखो हमने /API बनाया हुआ गेट करने के लिए। पोस्ट भेजेंगे, ये गेट उसको उठा लेगा यहाँ से, सही है। तो /API राउट हमने बनाया हुआ है, इसको हम ये डेटा भेज रहे हैं। और किन के साथ भेज रहे हैं, ऑप्शंस के साथ भेज रहे हैं। तो ये हमारी ऑप्शंस है, सही हो गया। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ये सब कुछ बैक एंड पे हो गया। अभी आपको नजर आएगा थोड़ी देर बाद, ठहरो जरा। और ये हमने
भेजा, अब हम वहाँ से रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो रिस्पॉन्स 2 दफ़ा नहीं ले सकते, इसलिए इसको मैं रज लिख रहा हूँ, अवेट, और यहाँ से हम लेंगे जो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आप देखो हो क्या रहा है, ध्यान से समझो ज़रा, और इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग। अब देखना ज़रा, मैंने क्या किया, मैंने अपनी पोजीशन निकाली एक जावास्क्रिप्ट नेविगेटर ऑब्जेक्ट के साथ पोजीशन निकाल के उसको मैंने एक HTML पेज पे शो करा दिया। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ आपने पहले भी की है। उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा को लिया अपने लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को, और उसको मैंने एक API राउट के ऊपर, जो कि एक्सप्रेस का सर्वर है, मेरे पास ये सर्वर तैयार पड़ा है, ये लिसन करने के लिए, देखो लिसन का मतलब ये है कि वो सुनने के लिए तैयार है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक राउट बनाया /API नाम का, और मैंने अपनी लोकेशन उस API राउट को भेज दी यहाँ से, और जो अब मुझे वो वापस भेजेगा ना, उसको मैं यहाँ से गेट कर लूँगा। देखो कि अब यहाँ पे जो भी हम करना चाहें ना, हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करनी है डेटा के साथ, जो डेटा को छेड़ना है, डेटा के साथ आपने एंजॉय करना है, जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, सही है, क्योंकि अब आपके पास डेटा आ गया है। हमने क्या करना है, हमने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है। क्या करना है, डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा राउट पोस्ट है, तो हमें यहाँ पे एक पोस्ट ऑर्डर पड़ेगा, ऐप डॉट पोस्ट। अच्छा डेटाबेस, हाँ अब आगे डेटाबेस, तो डेटाबेस कौन सी इस्तेमाल करें, अब ये अगला बात है। तो ये जो सेशन है डेटाबेस के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं कोई बड़ी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ NeDB के नाम से, डेटाबेस है, बड़ी अच्छी डेटाबेस है। मतलब अगर आपने छोटा मोटा काम करना है तो उसके लिए बड़ी मजे की चीज़ है। NeDB डेटाबेस लिखो, हाँ आप इसके लिए MongoDB इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके लिए जो चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप SQL कर लो, वो क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आपको क्वेरीज आती हैं तो मसला ही कोई नहीं, जो मर्जी इस्तेमाल करो। तो ये देखो npm install NeDB से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे जाके लिखता हूँ मैं npm install NeDB, और ये 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगी, सही है। हमने अब क्या करना है, हमने डेटा को वहाँ से लेके डेटाबेस में स्टोर करना है, तो ऐप डॉट पोस्ट, और हम ये दोबारा API को, हम डेटा API को ही भेज रहे हैं ना, तो इसलिए पोस्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सेम वही तरीका, हर बार यही लिखना पड़ेगा आपको, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बाद आप जो भी इसमें आपके पास आएगा ना डेटा, उसको आपने क्या करना है, 1 मिनट रुको, एरर किस चीज़ का दे रहा है, मैंने यहाँ से ब्रैकेट मिस कर दी। अच्छा तो मैंने क्या किया, अब सबसे पहले तो डेटाबेस को इंपोर्ट करो। तो अगर आप वापस जाओ उनके पेज के ऊपर, तो आई थिंक उन्होंने बताया हुआ है क्रिएटिंग एंड लोडिंग का डेटाबेस। तो यहाँ पे आओ, तो सबसे पहले आपने इसको रिक्वायर करना है। रिक्वायर करने का क्या तरीका है, ऊपर जाओ, एक्सप्रेस के नीचे लिखो, सही है, इसको करो कॉन्स्ट, ये आपके इंपोर्ट हो जाएगी, कॉन्स्ट, सही होगा, डेटा स्टोर। अच्छा इसके बाद आगे भी उन्होंने कुछ ना कुछ बताया होगा, मैं खुद पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने भी कल रात को देखी है आपको सिखाने के लिए, ताकि मैं आपको चीज़ बता सकूँ। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आपने एक नया बनाना है क्या, डेटा स्टोर। डेटा स्टोर का मतलब क्या है कि आपने डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, यानी कि डेटा स्टोर से आपने जो डेटाबेस का नाम है वो देना है, देखो फाइल नेम देनी है आपने, और एक इंस्टेंस क्रिएट करनी है। न्यू का मतलब होता है कि डेटा स्टोर की क्लास की इंस्टेंस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे यहाँ पे, लेकिन अब देखो आपको मैंने बताया था ना, हम एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे पास जो डेटा आना है वो जेसन की फॉर्मेट में आना है, तो उसके लिए एक्सप्रेस ने ना एक और मिडलवेयर बनाया हुआ है ताकि हम जेसन के साथ काम कर सकें, वरना आप एक्सप्रेस का जेसन के साथ काम नहीं कर सकते। एक्सप्रेस में बिल्ट इन जेसन को इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है। तो एक्सप्रेस डॉट जेसन नाम का इनका है एक जो कि मिडलवेयर है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास जेसन डेटा आ रहा है ना उसको पार्स करके उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब आपके पास जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आप इसके नीचे आ जाओ, और यहाँ पे हम डेटाबेस से क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट डेटाबेस इज इक्वल टू न्यू, जिस तरह उन्होंने बताया हुआ था, न्यू डेटा स्टोर, और आपकी डेटाबेस का जो आपने नाम रखना है आप बताओ। हम यहाँ पे रख देते हैं वेदर DB, सही है, वेदर डॉट DB मतलब वेदर की एक डेटाबेस, सही है। और यहाँ पे हम करेंगे डेटाबेस जिस तरह उन्होंने वहाँ पे बताया था पीछे, अगर आप वापस जाके देखो, ये सब कुछ मैंने वहाँ से पढ़ा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खुद से कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोड डेटाबेस का फंक्शन उन्होंने मुझे बताया हुआ है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, मुझे भी पहली बार में कभी कुछ समझ नहीं आया था, ये कोड सारा आपको मिल जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा अब देखो, जैसे ही मैंने उसको लोड डेटाबेस लिखा हुआ, देखो वहाँ पे आ गई एक वेदर डॉट DB नजर आया, तो ये हमारे पास एक डेटाबेस तैयार हो गई है। अब अगला काम क्या है, आओ जरा इसमें डेटा भेजते हैं, सही होगा, तो देखना जरा कितना मजा आता है। अब अभी देखना ये खाली है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन अब देखना मैं जाता हूँ इंडेक्स पे, और अब मैं जाके क्या करूँगा, यहाँ पे पोस्ट के अंदर डेटाबेस को, सबसे पहले डेटा को लूंगा, तो डेटा इज इक्वल टू जो रिक्वेस्ट में डेटा मेरे पास आ रहा है उसकी सारी बॉडी उठा लूंगा। बॉडी में क्या है, याद है हमने क्या भेजा था बॉडी के अंदर,
बॉडी के अंदर हमने जेसन को स्ट्रिंग बना के भेजा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को। मैंने यहाँ से डेटा को उठाया, अब उसमें से मैंने पहले टाइम ले लेते हैं, टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम के बगैर आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। टाइम स्टैम्प ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता लगे आप किस वक्त किस लोकेशन पे। तो डेट, जावास्क्रिप्ट में डेट का ऑब्जेक्ट आपको पता होगा, अगर किसी को डेट का नहीं पता तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये आपको ऑटोमेटिकली डेट दे देता है, जो आपकी डेट होती है, सही है। तो ये हमने बनाया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखो तो डेटा में हम टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं, तो टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू टाइम स्टैम्प। अब क्या होगा, हमारे पास दो चीज़ें तो पीछे से आ रही थी, ये क्या खोल लिया, एक मिनट को, दो चीज़ें पीछे से आ रही थी, क्या क्या आ रहा था, लैटिट्यूड आ रहा था और लॉन्गिट्यूड आ रहा था। यहाँ पे ला के हमने उसके साथ टाइम स्टैम्प भी जोड़ दिया। अब हमारे पास तीन चीज़ें होगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम स्टैम्प, सही है, तीन चीज़ें होगी। अब ये तीनों हमने डेटाबेस में डालनी है, सही है। तो डेटाबेस में डालने का क्या तरीका आपके पास, कि आप यहाँ पे आके क्या करोगे, डेटाबेस जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट इंसर्ट, बहुत सिंपल सी चीज़ है, डॉट इंसर्ट, और सारे का सारा डेटा आपका डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। इससे आप डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखो res डॉट जेसन, ताकि आप रिस्पॉन्स भेज सको। रिस्पॉन्स मतलब रेस मतलब होता है रिस्पॉन्स, और हम यहाँ से रिस्पॉन्स भेजेंगे वापस, सही है। रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टेटस भेजेंगे। स्टेटस क्या होता है, आपको बताना होता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सही हुई है कि नहीं। तो स्टेटस कोड में हम भेज रहे हैं उसको सक्सेस, के बीडू लोग आपका काम जो है ना वो पूरा हो चुका है, तो ये सक्सेस मैसेज आता है। अच्छा, टाइम स्टैम्प भेजेंगे हम उसको वापस, जो हमने ऊपर से टाइम स्टैम्प ली थी, और साथ हम उसको क्या भेजेंगे, उसका लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो कि क्या है हमारे पास, डेटा डॉट लॉन्गिट्यूड, और उसके साथ क्या भेजेंगे, लैटिट्यूड, सही है। लैटिट्यूड इज इक्वल टू डेटा डॉट लैटिट्यूड। आई होप कि ये किधर डाल रहा हूँ मैं, ये हाँ, तो इसको यहाँ से करो क्लोज। आई होप कि जब मैं इसको सेव करूँगा और मैं वापस जाके, जब मैं इधर जाता हूँ और मैं चेक इन बटन पर क्लिक करूँगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं जब डेटाबेस में जाता हूँ, आई होप कि आई विल सी सम एंट्रीज। तो ये देखो मेरे पास टाइम स्टैम्प और आईडी तो आई है, लेकिन मेरे पास आहा आहा, ये क्या हुआ, एक मिनट ठहरो ज़रा, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, पहली बार में ना कभी भी कोई चीज़ काम नहीं करती, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पहली बार में कभी भी कोई चीज़ नहीं काम करती। मुझे ज़रा देखने दो उसके साथ मसला क्या है, कि ये क्यों नहीं हुआ। चेक इन कंसोल डॉट लॉग खाली आ रहा है, नहीं ये वाला क्या बात हुई, ठहरो ज़रा, मैंने डेटा भेजा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना के, रिस्पॉन्स ये क्या, एक मिनट ठहरो मुझे देखने दो कहाँ गलती हो रही है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स फेच इन्वर्टेड कॉमर्स, अभी कोई मसला नहीं। अवेट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, ये नहीं होना चाहिए, वो प्रीटियर खुद ही डाल देता है, चलो कोई नहीं। ऑप्शंस, अच्छा मैं हैरान हूँ, एक मिनट ठहरो जरा मुझे देख दो, अगर कहीं और की लोकेशन डाल के देखूँ तो वो आती है कि नहीं आती। आप यहाँ पे जाओ, इधर क्लिक करो, सेंसर्स के अंदर जाओ। अगर आपने लोकेशन कभी चेंज करनी हो ना तो ये तरीका आजमाना, बड़े मज़े का तरीका है। सेंसर्स में जाओ, लोकेशन पे जाओ, और आप ये देखो बर्लिन की लोकेशन, लंदन की लोकेशन, मॉस्को की लोकेशन, कहीं भी डाल सकते हो। तो मैं सैन फ्रांसिस्को डाल के देखता हूँ और चेक इन करते हैं। अच्छा, ये लोकेशन जहाँ पे तो बिल्कुल सही आ रही है। मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, माउंटेन व्यू, ये भी सही आ रही है। बर्लिन जर्मनी, जर्मनी की भी सही आ रही है। लंदन, लंदन की भी सही आ रही है। तो ये वहाँ क्यों नहीं जा रही ब्रो, व्हाट इज दिस हैपनिंग। ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, एक मिनट, response dot json request dot body आपने अपने आप को ना म्यूट रखा करो, अनम्यूट ना किया करो।
डेटाबेस डॉट इंसर्ट डेटा टाइम स्टैम्प। अच्छा, डेटा के साथ टाइम स्टैम्प अटैच हो गया लेकिन डेटा में कुछ नहीं मुझे मिला। वाई दिस ज्यादती विद मी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठहरो ज़रा, मुझे ना जो रिक्वेस्ट वहाँ से वापस आ रही है ना, बल्कि ठहरो, कंट्रोल Z। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। मसला जो है ना वो उस पीछे ही है। वैसे ये भी वैसे बात है, जो भी है ना, यहाँ पे मसला है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझसे कुछ ना कुछ छूट रहा है। मुझे देखने दो ज़रा। ए सिंक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ले लिया, लैटिट्यूड ले लिया, लॉन्गिट्यूड ले लिया, डेटा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टोर भी कर लिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉन्स्ट ऑप्शंस बना के मेथड पोस्ट हेडर्स कंटेंट टाइप भी सही है। मतलब इसमें तो कोई मसला है नहीं एज सच। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जियो डॉट जे एस। अच्छा, वैसे आने वाली बात है कि अगर ये भी काम नहीं करना चाहिए फिर, अगर लोकेशन आ रही है लेकिन वो आगे एपीआई में पास नहीं हो रही। पता नहीं क्यों नहीं हो रही। पहले मुझे देखने दो ज़रा कि यहाँ पे अगर मैं रिटर्न करूँ एक h1 टैग, तो स्लैश API पे जाऊँ तो ये बाकी आ भी रहा है कि नहीं। दिस साइट कांट बी रीच्ड। अच्छा, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डाला। 1 मिनट रुको। response डॉट सेंड response डॉट सेंड। लिसनिंग ऑन पोर्ट। अच्छा, वैसे API आप काम कर रहे हैं। लेट मी सी, चेक करना। अच्छा, जब तक ये चलता है ना मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ओपन वेदर डेटा, जहाँ से हमने वेदर का डेटा लेना है ना, वो है ओपन वेदर मैप API है। ओपन वेदर मैप ये ओपन सोर्स है, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पहले से इस पर अकाउंट बनाया हुआ, आप अकाउंट बना सकते हो। तो साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये मांगेगा आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड। अभी तक पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। मुझे ज़रा ये देखने दो कि हर बार चेकिंग करने पे नई लोकेशन के साथ हमें नई लोकेशन मिलती है। देखो, मुंबई में करूँगा तो मुंबई की लोकेशन आएगी, साओ पालो में करूँगा तो साओ पालो की आएगी। लेकिन ये वापस वहाँ क्यों नहीं जा रहा मेरे भैया? ये देखो, डेटाबेस में नहीं जा रहा। ठहरो, console डॉट लॉग। मेरे ख्याल में ना मैंने शायद कहीं ना कहीं पार्सिंग में गलती की है। console डॉट लॉग रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कम से कम नज़र तो आए। ठहरो ज़रा, मुझे देखने दो, क्योंकि वहाँ से तो सब कुछ बिल्कुल सही है। पब्लिक एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ये भी सही है। मुझे ना रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रीड करने दो। इस पर चेक इन पे क्लिक करो। हाय हाय, ये तो पूरा रिक्वेस्ट ही खुल गया। ठहरो ज़रा, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर अवेट फैच रिस्पॉन्स console डॉट लॉग। अच्छा देखो, आपके पास जहाँ पे दोनों चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, सक्सेस मैसेज भी आ रहा है, टाइम स्टैम्प भी आ रही है, लेकिन जो दुख वाली बात ये है कि जो लोकेशन आनी चाहिए वो नहीं आ रही। जब तक लोकेशन नहीं आएगी हम उसका कुछ कर नहीं सकते। ठहरो, अब इस तरह के एरर्स होते हैं, ये आपको रोज़ देखने को मिलेंगे, सही है। तो इससे आपने कभी घबराना नहीं, आपने देखना है कि आपने गलती कहाँ पे की है। हमारे पास इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या है, अगर मुझे देखने दो। है तो बहुत कुछ। पाथ स्लैश API, डॉट लॉग के अंदर ही नहीं वो तो मैं फिल्टर कर लूँगा, लेकिन वो आ भी तो नहीं ना रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। जो मैंने भेजा है वो कुछ भी नहीं आया। नहीं, वहाँ पे अगर डॉट एक बॉडी मिनट, लिख वो लॉग कर लेना तो आपको पता लग जाएगा बॉडी में क्या है।
वो मैंने पहले करके देख लिया है ना, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, जबकि मैंने वहाँ से इसको 2 चीज़ें भेजी हैं, दोनों आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन वो क्यों नहीं आ रही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं राउट में तो नहीं गलती। अच्छा, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये आपको बहुत तंग करेंगी। हाँ, मुझे देखने दो। script.js भी बिल्कुल सही है। geo.js कहीं सिमिलरिटी कॉमर्स मसला तो नहीं है, मुझे लगता है कि ना अगर तो ये स्क्रिप्ट रन है ना, और यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी ना लिखा था, स्क्रिप्ट रन हो रही लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं जा रही। ठहरो जरा, मुझे ना इसको एक्सप्रेस पे खोलने दो, उसके ऊपर एज पे, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, माइक्रोसॉफ्ट एज लोकल होस्ट http 127.0.0.1 local host 3000 allow check in नहीं, तो जो गलती है ना, वो जो भी है वो कोड के अंदर है। मुझे अब देखने दो कहाँ गलती की मैंने। ऑप्शंस, एप्लीकेशंस, ओए होए, एप्लीकेशंस नहीं, एप्लीकेशन डॉट जेसन है। हाय, अगर ये इसके बाद चल गया ना तो मुझे बहुत दुख होना है। अब वापस जाकर डेटाबेस में देखते हैं। ये देखो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम स्टैम्प और आईडी, सिर्फ एक एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिखने की वजह से एक्सप्रेस को पता ही नहीं चल रहा था कि उसके पास क्या आ रहा है। जैसे ही मैंने उसको जाके एप्लीकेशन से एप्लीकेशन किया तो उसको पता लग गया कि मेरे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसन का डेटा आ रहा है। देखो कितनी खाप इन चीज़ें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा साइन इन ओपन वेदर एपीआई। अब हमने क्या करना है, वहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेना है, वो भेजना है हमने इसके पास, ओपन वेदर मैप वालों के पास। ये हमें देंगे हमारा इलाके का टेम्परेचर। मेरा प्लान था कि मैं आपको इलाके की एयर क्वालिटी भी निकालना सिखाऊं ओपन एयर क्वालिटी के साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मेरे पास इतना टाइम बचेगा इसके बाद ओपन एयर क्वालिटी की भी एपीआई मिलती है। आप तो मेरा ये था कि मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊं बल्कि ओपन एयर क्वालिटी भी निकाल के दिखाऊं, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इतना टाइम बचता है कि मैं आपको एयर क्वालिटी भी हाँ खोल के दिखाऊं। तो इसीलिए अभी शायद मतलब फिलहाल बस ये रन होने दो, और मैं आपको तब तक बताता हूँ ग्राफ क्यूएल क्या होता है जब तक ये होता है रन। अच्छा, तो ग्राफ क्यूएल क्या करता है कि आपका जो रेस्ट सिस्टम है ना, वो बेसिकली ये कहता है कि आप हर चीज़ का क्राउड बनाओ, स्लैश प्रोडक्ट्स का स्लैश एपीआई का। ग्राफ क्यूएल क्या कहता है कि आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाओ। सही है, तो ग्राफ क्यूएल ने क्या बोला, आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ और सब कुछ उस डॉक्यूमेंट के अंदर रख दो, और वो सारे सब डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। सही है, मतलब ग्राफ क्यूएल आपसे ये कहता है। अब मैं आपको एक छोटी सी ना क्वेरी लिख के दिखाता हूँ ग्राफ क्यूएल में, जब तक वो रन हो रहा है, कि ग्राफ क्यूएल बेसिकली कैसे दिखती है और कैसे काम करती है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने इश्यूज निकालने हैं अपने, या हमने कोई इस तरह का निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल, टाइम थोड़ा है, तो गिटहब की जो एपीआई है ना ग्राफ क्यूएल के अंदर है, तो गिटहब ग्राफ क्यूएल एपीआई, अगर आप मेरे उसके ऊपर जाओ ना, ग्राफ क्यूएल एक्सप्लोरर, अगर आप मेरी वेबसाइट खोलो, मैं आपको दिखाता हूँ saadhassan.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर जो आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे ना, जो कि मेरे गिटहब से आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैंने ग्राफ क्यूएल की एपीआई को कॉल किया अपनी वेबसाइट के अंदर। ये वेबसाइट बनी हुई है रिएक्ट के अंदर। सही है, तो अगर आप नीचे आओ ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट, देखो ये प्रोजेक्ट ये गिटहब से डायरेक्ट उठा, डायरेक्ट गिटहब से है, इसकी साथ वो भी है, वो क्या नाम है, जो डिस्क्रिप्शन दी थी उसका नाम है, और ये सारा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सारे मेरे गिटहब से आ रहे हैं, टॉप 6। सही है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने अपनी ऐप में लेके आनी है, अपने प्रोजेक्ट शो करवाने हैं, तो उसके लिए गिटहब ने बनाई है ग्राफ क्यूएल की एपीआई। सही है ना, तो यहाँ पे कहाँ गई ग्राफ क्यूएल एपीआई वर्जन 4, हमने इसके एक्सप्लोरर में जाना है, एक्सप्लोरर की तरह इसका, ठहरो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ गिटहब ग्राफ क्यूएल एक्सप्लोरर। सही है, इधर जाओ और यहाँ पे आप करो एक्सप्लोरर। तो इनको खुलने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इंटरनेट पे ना काफ़ी कुछ लगा हुआ है इस वक्त। अच्छा, ये खुल गया, एपीआई कीज़ में जाओ, मेरे पास एक एपीआई की है, तो मैं यहाँ पे एक नई जनरेट कर लेता हूँ।
सही है, आप यहाँ पे लिख लो वेदर के लिए जनरेट कर रहा हूँ, ये मैं बाद में ख़त्म कर दूंगा, सही है ना। तो ये एपीआई की मेरे पास आ गई है, तो इसके साथ मैं इस एपीआई को कॉल कर सकता हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ, पहले आपको ग्राफ QL दिखा दूँ। साइन इन विद गिटहब करोगे, अपने अकाउंट से इसको साइन इन करोगे, या क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ग्राफ QL की क्वेरी कैसे लिखी जाती है, इसको करो ख़त्म, सही है। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, लॉग इन करना है। तो क्वेरी, या आपको देखना शिफ्ट कंट्रोल टैब दबाओगे ना, आपको रिकमेंडेशन भी देता है। तो क्वेरी QUERY क्वेरी लिख के आप इसको ओपन करोगे, सही है। तो ये बेसिकली आपकी इस तरह आपके गिटहब में ग्राफ QL के अंदर इस तरह आप कॉल करते हो किसी भी चीज़ को। तो मैंने भी फिलहाल यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन निकालनी है जहाँ मैंने कंट्रीब्यूट किया है अपने गिटहब से, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़र लूँगा और लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन, सही है, अपने यूज़र नेम के साथ। मेरा यूज़र नेम है SADXXAN, सही है। तो ये मेरा यूज़र नेम है, इसके साथ मैंने लॉगिन किया यूज़र नेम के साथ। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक यूज़र के साथ लॉगिन हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसे खोलूँगा। तो ये लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा रिपोजिटरीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, रिपोजिटरीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। ये गिटहब ने बना के रखा हुआ हमारे लिए सब कुछ। और मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट 10, जो मुझे लास्ट 10 मतलब मोस्ट मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया ना, वो वाली यहाँ पे चीज़ें आएंगी, सही है। तो आई थिंक जो यूज़र नेम है ये आता है इसके अंदर, मुझे ये खुद श्योर नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक ये स्ट्रिंग के अंदर आता। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने करना है, आपके पास एक जो टोटल काउंट का। अब ये देखो यहाँ पे मैं कोई भी राउट को एक्सेस नहीं कर रहा, मैंने ये तो नहीं लिखा कि गिटहब ग्राफ QL API स्लैश कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्लैश टोटल काउंट, इस तरह मैं कुछ नहीं लिख रहा। ये गिटहब ने अपनी API में एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है ग्राफ QL का, जो उसमें मैं सबसे पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक नई चीज़ है, उसका नाम है रिपोजिटरीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, सही है। उसके बाद उसके अंदर एक और चीज़ है, उसका नाम है टोटल काउंट। अब टोटल काउंट के अंदर क्या क्या है आप कंट्रोल एंटर दबा के देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं कर रही इंटरनेट स्लो होने की वजह से। इसके अंदर सबसे पहले होती है नोड्स, नोड्स लेते हो आप, नहीं नोड्स जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं सारे एक नोड्स की तरह काम करते हैं। उसके बाद उसके अंदर होता है नोड का ओनर, जो भी आपका प्रोजेक्ट का ओनर है वो होगा, और ओनर से आप लॉगिन करवाओगे, और उसके बाद आप उसका यानी कि ओनर का लॉगिन यूजर नेम निकालोगे। अवातार का मतलब होता है जो आपकी कंपनी का अवातार URL है, मतलब जो आपका जो आपकी DP लगी हुई है ना, वो उसका लिंक, उसकी इमेज का लिंक। तो ये होगा अवातार URL, सही है, अवातार URL। आई थिंक यही स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। उसके बाद उसका नाम, तो टाइप नेम मुझे याद है कि मैंने भी ये किया है इसलिए मुझे याद है, वरना ये चीज़ें आपको ना डॉक्यूमेंटेशन में पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, लॉगिन अवतार URL और टाइप नेम। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो आई होप कि ये देखो, ये मैंने जितनी भी रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे लिखा है एरर। उसकी वजह ये है कि टोटल नोड्स, टोटल काउंट, अच्छा टोटल काउंट के बाद ब्रैकेट नहीं थी, ये गलती हो गई, दोबारा रन करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास डेटा आ गया यूज़र का रिपोजिटरीज टोटल मैंने 11 में कंट्रीब्यूट किया है, डीप ड्राइव में किया है, माइक्रोसॉफ्ट में किया है, सेथ 81 में, कैंपस एक्सपर्ट्स में किया है, और होजे हेजारो में किया है, DSCUL में किया है, और DSCPK में किया है। और मतलब ये सारे मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं जो मैंने अभी रिसेंट किए हैं, टॉप 10 आ रहे हैं, वरना कॉन्ट्रीब्यूशन तो काफ़ी सारे हैं। टोटल काउंट 11 का, उनमें से सिर्फ 10 उन्होंने दिखाए हैं। तो ये बेसिकली है ग्राफ QL। इससे आप अपने यूजर्स निकाल सकते हो, अपना इश्यूज निकाल सकते हो, पुल रिक्वेस्ट निकाल सकते हो, जो आप चाहो निकाल सकते हो, सही है। तो मैंने अपनी इस वेबसाइट में जो निकाला हुआ है वो 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने टॉप 6 शो करवाए हैं। वैसे हैं तो सारे के सारे, लेकिन मैंने एक ग्राफ QL के API में सिर्फ टॉप लास्ट 6 को एक्सेस किया हुआ है, इसलिए आपको इस वेबसाइट पर लास्ट 6 शो हो रहे हैं जो कि टॉप 6 हैं, सही है, लाइक्स काउंट के हिसाब से। तो इस तरह से ग्राफ QL काम करता है। ग्राफ QL आजकल सारी APIs ग्राफ QL में बनती हैं, तो आपको सीखना चाहिए ग्राफ QL। सबसे बेस्ट तरीका ग्राफ QL को सीखने का कि आप गिटहब के साथ सीखो, क्योंकि गिटहब की ग्राफ QL की API आपको मिल जाएगी, वो है github/GraphQL API वर्जन 4/GQL, सही है। तो रिएक्ट के अंदर मोस्टली इस्तेमाल होती है ग्राफ QL। रिएक्ट बगैर ग्राफ QL के आप नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप अपोलो क्लाइंट से करते हो तो भी बेहतर है, वरना आप डायरेक्ट रिएक्ट के साथ भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपने ग्राफ QL किस तरह लिखनी है। अब ये वेबसाइट उन्होंने दिखाई पूरी की पूरी रिएक्ट में बनी है, और ये सारी ग्राफ QL के अंदर, यहाँ तक कि जो इसके अंदर इमेज आ रही है ना वो भी ग्राफ QL से आ रही है। इसके अंदर जो रेज्यूमे है वो भी मैंने ग्राफ QL से फैच किया है, ग्राफ QL सर्वर के साथ लगा के। तो हर चीज़ ये बेसिकली गैट्सबी के अंदर बनी। तो गैट्सबी के अंदर मोस्टली जो काम सारा का सारा करते हो आप, वो लोकल होस्ट पे आपका एक /ग्राफ QL का सर्वर बनता है, और वहाँ पे आप सारी MD फाइल्स रखते हो, और उन MD फाइल से फिर आप आगे सारा काम करते हो, जो भी आपने फैच करना है, जो गेट करना है, जो भी कुछ करना है। तो ये आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ग्राफ QL क्यों इंपॉर्टेंट सीखना। हमारे पास देखो यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब हम ना लोकेशन लेते हैं दूसरी जगहों की, सही है। जल्दी जल्दी इसको मैं करता हूँ ताकि मैं एक डेटाबेस बना सकूँ और आपको शो करवा सकूँ। अब वो कहाँ चला गया, इसको बंद करो,
इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक, मोर टूल्स, सेंसर्स। अच्छा यहाँ पे लेते हैं लंदन की लोकेशन, चेक इन करते हैं, लंदन की लोकेशन आ गई। हम मॉस्को की लेते हैं, चेक इन करते हैं, मॉस्को की लोकेशन आ गई। माउंटेन व्यू की लेते हैं, उसकी चेक करते हैं, उसकी लोकेशन आ गई। तो इस तरह आप लोकेशन सारी की सारी डेटा में स्टोर हो रही हैं। अब आ जाओ वेदर के ऊपर के वेदर का डेटा हमारे पास कैसे आएगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भेजेंगे किसको, ये जो हमारे पास ये आना, ये हमने भेजना अपनी एक्सप्रेस की ऐप को, ये हमारे पास एक्सप्रेस की ऐप है इसको। और यहाँ भेजने के बाद हम उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि यहाँ से भेजने के बाद हम उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेंगे और उसको हम भेजेंगे आपके डेटा की पे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए ये पूरा मैं करूँगा तो 6 बज जाएंगे शाम के। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसको यहीं पे ख़त्म करें, क्योंकि मैंने आपको एक मज़े की चीज़ दिखानी है जो कि CI/CD में ज़रूरी है। ये प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना, मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा करके, सही है। 2 चीज़ें रह गई जो मैं आपको बतानी थी, वो था एक इसकी डिप्लॉयमेंट का। तो डिप्लॉयमेंट का भी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि हीरोकू पे डिप्लॉय करूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा, और अगर नेटलिफाई पे करूँगा तो उसके लिए भी पहले इसको गिटहब पे लेके जाना पड़ेगा। तो सारा जो है ना वो मेरा गला दबा देगा उसके बाद, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा गला दबे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट चीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि वेदर डेटा आएगा कैसे। आप क्या करो, आप इधर आके आपने API ले लिया ना, तो आप इसके जाओ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, ताकि आप इसको बाद में खुद से कर सको। तो यहाँ पे आप लिखो हाउ टू स्टार्ट हिस्टोरिकल वेदर डेटा, वेदर करंट फोरकास्ट एंड APIs। करंट पे जाओ तो करंट वेदर डेटा चाहिए, API की डॉक्यूमेंटेशन को खोलो। ये देखो ये API कॉल आ रहा है, सिटी नेम सारा कुछ हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते रहो, बाय सिटी ID, बाय जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी, हाय हाय, यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा अपनी API की। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ अपनी API की, जो कि आई थिंक मैंने कॉपी की हुई थी। मुझे ज़रा यहाँ से जाके इधर लिखने दो वो, हाँ तो ये मैंने कॉपी की हुई है, Ctrl+X दबा के इसको मैं जाके ना यहाँ पे लिखूंगा अपनी API की जगह। तो ऐप ID की जगह मैं लिखूंगा API की, सही है। और लैटिट्यूड की जगह हम लिखेंगे हमारा लैटिट्यूड, जो कि हमारे इलाके का है, यानी कि लाहौर का वेदर निकालना है ना। तो मैं वापस जाता हूँ, ओवरराइड करता हूँ ताकि मैं अपने लाहौर में वापस आ सकूँ। तो ये मैं लाहौर में वापस आ गया, ये हमारे पास है हमारा लैटिट्यूड। इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके जो ये लैट है इसके आगे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, सही है। और यहाँ जाके वापस इसको लेता हूँ लॉन्गिट्यूड को, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आगे ला के इसके आगे पेस्ट कर दूँगा। तो अब आप देखना मुझे लाहौर की आज की वेदर लोकेशन मिलेगी। ओपन डेटा नोट सिक्योर, इनवैलिड API की, इनवैलिड क्यों है, ठहरो ज़रा। एक तो ये जो तंग करते हैं ना, ये बहुत काम ख़राब है। मैंने यही तो API की कॉपी की है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखो सही है। ये देखो हमारे लाहौर का इस वक्त आ रहा है टेम्परेचर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाहौर का, स्मोक है, डिस्क्रिप्शन में स्मोक आ रहा है। और ये सारा टेम्परेचर आ रहा है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 288 फ़ारेनहाइट है। तो अगर आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, क्योंकि मेरे पास अभी खुद कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है। तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर क्या है हमारा लाहौर का, वो है 288.15। तो अगर मैं इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करूँ, आई होप कि ये फ़ारेनहाइट में ही है, नहीं फ़ारेनहाइट में नहीं, ये किसी और सेल्सियस स्केल में, आई थिंक केल्विन स्केल में। तो हाँ केल्विन स्केल में है। तो हमारा लाहौर का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू इस API के हिसाब से, सही है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर फील्स लाइक ये है, ह्यूमिडिटी 58 है, विंड स्पीड 2.1 है, डिग्रीज जो विंड की डिग्री है वो 310 है, क्लाउड जो है वो 40% है, सिस्टम कंट्री PK है, नेम मॉडल टाउन है, वैसे मैं टाउनशिप में, लेकिन ये मॉडल टाउन का आ रहा है पता नहीं क्यों, टाइम जोन आ रहा है और ID आ रही है, सनसेट और सनराइज कब होगा ये टाइम आ रहा है। ये टाइम जो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने लोकल टाइम में, लोकल टाइम स्ट्रिंग के साथ, ID आ रही है, टाइप आ रही है। हर बार रिक्वेस्ट भेजोगे हर बार आएगी, सही है। जो अब मैंने यहाँ पे करना ये था कि मैंने इसको ला के नोड के अंदर यहाँ पे app.get के अंदर ना इसको कॉल करना था और सारा डेटा वहाँ से उठा लेना था उनकी API से, इस यहाँ पे इस app.get के अंदर। और फिर मैंने क्या करना था, मैंने इसको शो करवाना था आपके HTML पेज के ऊपर, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लिखना था कि वेदर एट लाहौर या वेदर एट मॉडल टाउन इज दिस। और यहाँ मैंने नीचे लिखना था एयर क्वालिटी का डेटा, एयर क्वालिटी क्या है आपकी। यह आपको इंशाल्लाह आपको पता है, इसका जो कंप्लीटेड वर्जन है ना मैं आपको दिखाऊंगा कभी मेरे पास जब टाइम मिला, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, ज़रूर कंप्लीट करूँगा। और मैं फिर इसको गिटहब पे ना ओपन सोर्स कर दूँगा। अभी आपको मुझे एक चीज़ दिखानी है, वो है ये, मुझे ज़रा एजूर खोलना ताकि आपको डेवऑप्स थोड़ा सा बता सकूँ। अच्छा डेवऑप्स जो है, डेवऑप्स, तो डेवऑप्स की एक पूरी पाइपलाइन है, वो आज समझ लो, आगे खुद सीख लेना इस तरह से सारा का सारा। अच्छा डेवऑप्स की एक पूरी पाइपलाइन है, सबसे पहले स्टार्ट होती है डॉकर से, जो मैं अभी आपको डॉकर कराने लगा हूँ।
तब तक ज़रा इसको लॉगिन होने दो एज़्योर को, बल्कि पहले से लॉगिन है, बड़ी अच्छी बात है, ये तंग नहीं किया इसने मुझे। अच्छा मैं अब जाऊंगा अपने पोर्टल किधर गया, एक मिनट ठहरो ये। अच्छा तो मुझे ज़रा एक बार ना ये स्टार्ट करने दो, मुझे डाउनलोड करने दो पट्टी ताकि हम साथ उसमें, हाँ हाँ रैप अप कर लो तो अगर सेशन को ना ट्राई करो। तो रैप अप ही कर रहा हूँ। वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हाँ सारा कुछ पीछे छोड़ दिया। वैसे आपको मैंने सिर्फ आइडिया देना था, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट उन सब चीज़ों का आई थिंक आपको आइडिया हो गया। अब आप इससे आगे खुद बना सकते हो। मैंने आपको एपीआई को एक्सेस करना भी बता दिया। आप सिर्फ ओपन डेटा को लो और उसको एक्सेस करो, उसको मैप के ऊपर प्लॉट करो और डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या वेदर है। सही है ना? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको ज़रा इंस्टॉल होने दो माइक्रोसॉफ्ट में। साइन इन तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा सबसे पहले जो आपके पास है ना डेव ऑप्स का पहला काम होता है डॉकर का। जो डॉकर के बाद आप करते हो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सही है, ये किसी भी कंपनी में चलो, यही किसी भी कंपनी में जाओगे ना डेव ऑप्स का वर्कफ्लो यही है। मैंने कभी डेव ऑप्स में काम नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने बाहरी कंपनी के लिए काम किया था थोड़ा सा बिल्कुल। तो डेव ऑप्स की पाइपलाइन आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेव ऑप्स की पाइपलाइन क्या होती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आपके पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जो सा मर्जी सेलेक्ट कर लेना। मैंने काम किया हुआ है एनसिबल के साथ। तो ये एक एनसिबल होता है, एनसिबल, और दूसरा होता है आपके पास पपेट। तो पपेट मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने एनसिबल किया हुआ। एनसिबल और पपेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट काम होता है टेस्टिंग का, क्योंकि डेव ऑप्स है ना, तो डेव ऑप्स मतलब ऑपरेशन टेस्टिंग। तो वो आप करते हो सेलेनियम के साथ। सेलेनियम आपको पता है ये ब्राउज़र टेस्टिंग टूल है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप आपके पास होता है वो होता है क्लाउड मैनेजमेंट और सारा का सारा जो डिप्लॉयमेंट है, क्लाउड मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट होगा। तो ये बेसिकली एक वर्कफ्लो है डेवऑप्स का। तो ये पट्टी इंस्टॉल होने दो, यहाँ पे एज़्योर को खुलने दो। ये बस मैंने आपको 4-5 कमांड्स बतानी है ताकि आपका ना डेवऑप्स एक तरह से स्टार्ट हो सके। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डेवऑप्स होता है, आप समझो डॉकर क्या होता है। 1 मिनट में आपको डॉकर समझाऊंगा। डॉकर ये होता है आपके पास, ध्यान समझना, आप एक टीम में काम कर रहे हो, 10 लोगों की टीम है। आपने एक PHP का फीचर डेवलप किया जो कि आपकी ऐप के अंदर बाहर से नहीं मिलता, आपने खुद डेवलप किया लोकल। अब आप चाहते हो कि आप वो सबको फीचर दो इंस्टॉलेशन के साथ, क्योंकि आप सिर्फ आपको पता है उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। आप ये करोगे बारी बारी सबके पास जाओगे, उसको इंस्टॉल करवाओ, उसको इंस्टॉल करवाओ, उसको इंस्टॉल करवाओ, 10-10 को इंस्टॉल करवाओगे। हफ्ता क्लाइंट की डेडलाइन डिले हो जाएगी, क्योंकि सबने इंस्टॉल नहीं किया, सब उस पर काम नहीं कर सके, तो डेडलाइन डिले और आपका कंपनी आपको निकाल भी सकती है सर्विस बिहेवियर के लिए। सही है। तो यहाँ पे फिर डॉकर बनाया गया था ताकि डेवलपर्स को आसानी हो सके। डॉकर क्या करता है, आपकी पूरी की पूरी ऐप को ना एक कंटेनर में डाल देता है, और वो कंटेनर आप किसी भी दोस्त को भेज दो, किसी वर्कर को भेज दो, अपने को वर्कर जो आपके साथ उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसको सेंड कर दो। वो जैसे ही उस कंटेनर को चलाएगा सब कुछ उसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये पूरी ऐप बनाई है ना, वेदर ऐप, मैं चाहता हूँ मैं आपको ये भेजूँ और आप इसको सिर्फ रन करो और फ़ौरन चल जाए। तो उसके लिए क्या होता है, मैं इसको डॉकर कंटेनर बनाता डॉकर का, और उसके अंदर ही पूरी ऐप डाल के आपको भेज देता। आप सिर्फ npm स्टार्ट करते और पूरी की पूरी ऐप विद इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन हर चीज़ के साथ आपके पास पहुँच जाती। सही है ना? ये डॉकर का फ़ायदा है। सही है। तो मेरे पास एक मैंने वर्चुअल मशीन कल ये आपके लिए क्रिएट की थी डॉकर प्रैक्टिस के नाम से, क्योंकि मैंने आपको बताना था कि CI/CD की जो पाइपलाइन है वो स्टार्ट यहाँ से होती है। तो इसको हम फिनिश करते हैं, इसको ज़रा स्टार्ट करना, तो मुझे 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक हम आगे चलते हैं। अच्छा, डॉकर में जब आप कंटेनर बना किसी को भेज देते हो ना, तो फिर आपका होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 टीम्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। तो 10 टीम के जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है ना, आप पढ़ते हो, हर बंदे का कंप्यूटर एक तरीके का होता है, हर किसी के पास एक तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। देखा है आपने कभी ये? इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कि जो टीम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है उसके रिलेटेड सारे के सारे सॉफ्टवेयर सब कंप्यूटर्स के ऊपर होने चाहिए। सही है ना? इसमें जो आर्किटेक्चर फॉलो हम कहते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मास्टर होता है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि CEO या जो भी अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जो भी प्रोजेक्ट ओनर है, मैनेजर है, जो भी है, वो होता है मास्टर, और आप सारे होते हो स्लेव, यानी कि वो मास्टर और आप गुलाम, मतलब उसके। इस एंसिबल और पपेट के अंदर इस तरह ही होता है। तो वो क्या करता है, वो अपने कंप्यूटर पे एक मास्टर नोड बनाता है और वो आपके सारे कंप्यूटर्स को डायरेक्ट कर देता है और वो ऑटोमेटिकली सारे सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है एंसिबल और पपेट। ये भी आप सीखना है, एंसिबल पपेट काफ़ी मज़े की चीज़ है। अच्छा, तो स्टार्ट हो गई है ये मशीन, बल्कि अभी स्टार्टिंग अभी हो रही है। तो बस 1 सेकंड में आपको ये स्टार्ट करके 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाएगी, 1 सेकंड में आपको दिखा के फिर ख़त्म कर देंगे हम इसको। सही है। इसे मैं बंद कर रहा हूँ, कहीं हमें भी नहीं चाहिए। मेरा ये था कि आपको मैप बना के पूरा यहाँ पे हर लोकेशन पे मैप पे लोकेशन डाल के सारा दिखाऊंगा। आपने मैप बनाना सीख लिया है, आपने चार्ट बनाना सीख लिया, आपको डेटा हैंडल करना आ गया, आपको जेसन रीड करना आ गया,
और आपको गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी आ गई हैं, तो आई होप इतना आपके लिए फ़िलहाल 1.5 घंटे 2 घंटे में काफ़ी है। अच्छा, ये मेरे पास कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पटी, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। मुझे इसका पासवर्ड भी नहीं याद, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं लगा के। तो ये मुझसे अब मांगेगा पासवर्ड। सबसे पहले तो लॉगिन एज यूज़र नेम तो मुझे याद है, पासवर्ड याद करने दो। यस, चलो हम इसके अंदर आ गए। अब हम करेंगे क्लियर। इसमें मैंने डॉकर पहले से इंस्टॉल किया है, अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो। ऐप गेट इंस्टॉल, बहुत आसान है, docker.io इस तरह करोगे तो डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए मेरा ये काम नहीं करेगा। इसको क्लियर करो। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, आप डॉकर से कोई कंटेनर गेट करते हो। सबसे पहले आप डॉकर से कुछ मंगवाओगे जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो ऐप है ना, सारा विंडोज़ पे नहीं है, वो यूबंटू पे काम कर रहा है, सही है। तो यूबंटू पे जब काम करेगा तो आपको उसको मंगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है डॉकर पुल की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo डॉकर पुल, और पुल लिख के और मैं मंगवाऊंगा एक यूबंटू की मशीन को, क्योंकि मैं यूबंटू पे काम कर रहा हूँ ना, तो मैं यूबंटू को मंगवाऊंगा। तो ये पासवर्ड मांगेगा दोबारा मुझसे। तो मेरे पास अब एक यूबंटू की मशीन डाउनलोड हो जाएगी मेरे। एक तो यूबंटू पहले से है, और एक ये नई वाली आएगी जो कि डॉकर से आ रही है मेरे पास। ये कहाँ से आ रही है? डॉकर हब से आ रही है, सही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक इमेजेस बना के रखी होती हैं इन्होंने, डॉकर वालों ने, और ये आप इंपोर्ट करते हो यूबंटू। इस पर आप सारा काम करोगे, सारा प्रोडक्ट आपने इसके ऊपर करना है, और इसका लिंक आप भेज दोगे किसको? अपने दोस्त को, और वो जैसे ही इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली वहाँ पे बना पड़ा होगा, सिर्फ उसको npm स्टार्ट रन करने के वो फीचर पे आ जाएगा अपने, सही है। मतलब इससे बहुत टाइम बचता है, बहुत फास्ट हो जाता है सारा का सारा काम। तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद आप लिखो यहाँ पे sudo docker images, सही है। तो sudo docker images, तो जो डाउनलोड हुआ है ना वो आपको इमेजेस में शो होगा, इमेजेस की कमांड में। तो देखो मेरे पास एक यूबंटू की है और 72 MB की। ज़रा अंदाज़ा लगाओ, अगर आपने कभी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया हो और यूबंटू को आप इंस्टॉल करो अलग से, तो ये 2 GB से 3 GB का सॉफ्टवेयर है। लेकिन आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ कि जो मेरे पास डॉकर की इमेज आई है वो सिर्फ 72 MB की है। इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ तक इसमें sudo की कमांड भी नहीं है। इसमें सिर्फ वो चीज़ें हैं जो काफ़ी हैं इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, यानी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल हैं और कुछ इंटरनल फाइल्स हैं जो कि इसको सर्वर बनाने के लिए, और एक जो इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी है, सही है ना। अब मैं यहाँ पे इसको रन कर सकता हूँ, मैं आपको रन दिखाता हूँ। डॉकर, सही है, रन। और IT का मतलब होता है इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, डी मतलब डीमन एनवायरनमेंट, यानी डीमन का मतलब होता है कि मैंने इसको कहाँ रन करना है। डीमन से इसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड में खुद ही रन होता रहेगा, तो उसको स्टॉप नहीं करूँगा। रन हो गया, तो सूडो लिखना फिर भूल गया, सूडो के बगैर काम नहीं करेगा सूडो। अब ये देखो, अब मैं आ गया हूँ, मेरा जो डॉकर का कंटेनर है ना वो रन हो गया, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉकर PS सूडो डॉकर PS, तो मेरे पास जो कंटेनर रन हो रहे हैं ना उनका नाम आ रहा है। देखो ये मेरे पास एक रन हो रहा है यूबंटू का कंटेनर, और इसका स्टेटस ID ये है, यानी कंटेनर ID इसका ये है। तो मेरे पास ये एक रन हो रहा है। अब मैंने इसके अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सूडो डॉकर, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा एग्जीक्यूट, EXEC, और IT मतलब इंटरेक्टिव मोड में खोलना है, और कंटेनर ID जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास कंटेनर ID है, और आगे मैं लिखूँगा बैश। अब मैं अपनी यूबंटू मशीन से निकल के चला गया हूँ एक डॉकर के कंटेनर के अंदर, जो कि कहीं और पड़ा हुआ है डॉकर हब के अंदर, सही होगा। ये डेवऑप्स का पहला स्टेप ये होता है। अब जो भी मैंने अपनी ऐप बनानी है ना, मैंने इसके अंदर रह के बनानी है, और जब से वो ऐप बन जाएगी मैंने ये अपलोड करना है डॉकर हब के ऊपर, और जो हमारा दोस्त है, जो हमारा भाई, जो भी हमारे साथ काम कर रहा है डेवलपर, उसको मैंने उसका लिंक दे देना है, वो डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके अपना सारा काम उस पर चला सकता है, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे सूडो की कमांड काम नहीं करेगी, आप जरा देखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा सूडो डॉकर। अब आपको पता है ना पहले डॉकर इंस्टॉल था हमारे पास, अब देखना मैं एंटर करूंगा वो कहेगा सूडो कमांड नॉट फाउंड। वो इसीलिए क्योंकि जो हमें वहां से आया ना डॉकर से, जो हमें वापस आया, वो इतना छोटा है फाइल कि उसमें सूडो की कमांड भी इंस्टॉल नहीं की हुई उन्होंने, सिर्फ वो चीज़ें इंस्टॉल की हुई जो उनको वाकई चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपको डॉकर भी नहीं मिलेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा हर चीज़, तो आपको सूडो तक इंस्टॉल करना पड़ेगा, सही है। तो ऐप गेट इंस्टॉल, आप यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, सही है। आप यहाँ पे सूडो इंस्टॉल कर सकते हो, सही है। सूडो की कमांड इंस्टॉल कर रहे हो, ये सूडो, अब यहाँ पे आप सूडो काम करेगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसको लोकेट पैकेज नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी रिपोजिटरी जो है ना वो अपग्रेड नहीं है। तो सूडो ऐप गेट अपडेट, सबसे पहले आप इसको अपडेट करते हो ताकि आपका सारी रिपोजिटरी अपडेट हो जाती है। ये अब अपडेट हो रहा है, सही है। तो ये अपडेट हो गया। अब अगर मैं ऊपर कमांड रन करूँ तो आई होप कि अब ये काम करेगा सूडो। तो ये अब सूडो इंस्टॉल हो चुके। अब मैं इसके अंदर सूडो इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा सूडो ऐप गेट इंस्टॉल डॉकर IO,
अब इसमें डॉकर इंस्टॉल होगा। अब ये डॉकर इंस्टॉल हो रहा है इस वक्त, तो ये जैसे मैं वाई दबाऊंगा तो ये डॉकर को इंस्टॉल करेगा। इसकी स्पीड बहुत तेज़ है क्योंकि ये बेसिकली इस्तेमाल कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के एजूर का डेटा सेंटर का इंटरनेट। मेरा इंटरनेट नहीं है इतना तेज़, ये माइक्रोसॉफ्ट के एजूर जहाँ पे जो मैं क्लाउड पे रन कर रहा हूँ उसका डेटा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। सही है। तो ये आई थिंक 4 GB रैम है इस मशीन की, 4 GB रैम है। तो ये अब देखो उस मशीन के अंदर मैं अपना पूरा सेटअप इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे npm इंस्टॉल करूँगा, मैं वहाँ पे एक्सप्रेस इंस्टॉल करूँगा, मैं पूरी की पूरी वेदर ऐप को गिटहब से उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा और आप सिर्फ नोडमोन index.js रन करोगे और पूरी की पूरी ऐप आपके पास पहुंच जाएगी विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, विदाउट एनी कोड, विदाउट एनी कोई डिपेंडेंसी पार्सिंग के बगैर कुछ किए। तो ये डॉकर का फायदा है, डॉकर इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया क्योंकि इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हमने क्या करना होता है, अपने दोस्त को भेजना होता है काम करके पूरे का पूरा, ताकि वो विदाउट किसी टेंशन के सीधा से उसको इंस्टॉल कर सके। अब यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा तो इसको स्टॉप करने का भी आपके पास तरीका होता है। तो ये आप इससे एग्जिट करके बाहर जा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिट करके बाहर कैसे जाना है। तो एक बार ये बस इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। आखिरी बस 5 मिनट है, एग्जिट करके इसको डिलीट करके और फिर हम बस ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर आपके सवालात 5 मिनट में और उसके बाद फिर ख़त्म। तो यह आपके पास देखो बेसिकली डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। पहले से इसमें नहीं था, मैंने आपको दिखा दिया था, पहले नहीं था, अब यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल हो रहा है। इसको 1 मिनट इंस्टॉल होने दो, मैं ज़रा 1 मिनट में आया मेरी बैटरी। अच्छा देखो आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो गया, अब आपके पास डॉकर अवेलेबल होगा। सही है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि सही। तो हम वापस आ गए अपने जुबंटू मशीन में। अब इसको स्टॉप करते हैं तो डॉकर सूडो डॉकर स्टॉप और आगे हमने पास करना है कंटेनर आईडी। तो मेरे पास जो कंटेनर आईडी था, अगर मैं वापस ऊपर जाऊँ ऊपर 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 तो कंटेनर आईडी कहाँ था मेरे पास, तो ये है मेरे पास कंटेनर आईडी। सही है, तो ये सॉकर लिख दिया, डॉकर लिखना था, ठहरो ज़रा, स्टॉप और यहाँ पे आएगा डॉकर। ये देखो ये इसने इसको स्टॉप कर दिया। इसको अब डिलीट करना है तो डॉकर rm आगे कंटेनर आईडी, दोबारा से इसको कॉपी करो। सही है, ये रिमूव हो गया। फिर सूडो लिखना भूल गया था मैं, तो ये बस लास्ट कमांड है, सूडो लिख के इसको डिलीट कर दिया। ये अब डिलीट हो गया। अब मेरे पास जो इमेज पड़ी है वो भी डिलीट करनी है, तो डॉकर सही है rmi सूडो डॉकर rmi से आप उसको डिलीट कर सकते हो। सूडो डॉकर rmi, इससे आप इमेज को डिलीट कर सकते हो। तो इमेज की आईडी क्या थी वो ऊपर जाके दोबारा लेनी पड़ेगी। जो डॉकर की इमेज की हमने आईडी निकाली थी वो आईडी है हमारे पास, ये कंटेनर आईडी नहीं, इमेज की आईडी चाहिए हमें। ps की कमांड की तरह डॉकर ps। तो 1 मिनट, इमेजेस कहाँ चलाया था मैंने, डॉकर इमेजेस, ये तो इमेज आईडी ये है मेरे पास, ये मेरे पास इमेज आईडी है। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये अनेबल टू डिलीट मस्ट बी फोर्स। अच्छा डिलीट क्योंकि वो रन हो रही है इसलिए उसको फोर्स डिलीट करना पड़ेगा F लगा के। तो ये मेरे पास डिलीट होगी। अब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। आज का सेशन बस इतना ही था। ये मैंने आपको डॉकर इस्तेमाल करना सिखा दिया है। बाकी इसकी बड़ी डिटेल है, इसमें डॉकर के वॉल्यूम्स होते हैं, बड़ा कुछ होता है और इसमें और काफ़ी कुछ और भी चीज़ें होती हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, वो किसी दिन डेवऑप्स पे टाइम मिला था वो बताऊँगा। सही है, तो ये सेशन क्लोज